तो आज का एक टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का कि हमारे इंडिया में यूरोपियन कंपनी का अराइवल कैसे हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका पूरा क्रोनोलॉजी को समझें तो क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग देखिए कंपनी जो आने का जो इन लोगों का यूरोपियन कंपनी के यूरोपियन लोगों का आने का जो सीक्वेंस है वो ये है कि फर्स्टली पुर्तगाल से आए, देन डच आए, एंड देन ब्रिटिश आए, एंड फिर डैनिश आए, एंड देन फ्रांस। ओके, ये तो इनके आने का सीक्वेंस है। ठीक है, पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डैनिश एंड फ्रांस। ठीक है, बट इफ़ वी अगर हम बात करते हैं कि कंपनीज इस्टेब्लिश करने की, तो इनके देखिए कंपनी इस्टेब्लिश करने का सीक्वेंस क्या है। पहले पुर्तगीज़ आते हैं। ठीक है, इनकी कंपनी इस्टेब्लिश होती है 1498 में। ओके, एंड देन आते हैं हमारे पास ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इनकी कंपनी होती है 1600 में। ओके, देन हमारे पास आते हैं डैनिश, वो सॉरी डच। ओके, और डच की जो कंपनी इस्टेब्लिश होती है वो होती है 602 में। ओके, एंड देन हमारे पास आते हैं फिर आपके आते हैं डैनिश इस्टेब्लिशमेंट में। उनकी कंपनी इस्टेब्लिश होती है 1616 में। ठीक है, 1616 में। एंड फ्रांस की कंपनी इस्टेब्लिश होती है 1664 में। ठीक है, अगर ऐसा बोला जाए, अगर ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी यूरोपियन कंपनी है जो सबसे पहले आती है और सबसे बाद में जाती है, तो वो है पुर्तगीज़। ठीक है, एंड तो ये हमारे कंपनी इस्टेब्लिश करने का सीक्वेंस है, और कंपनी आने का सीक्वेंस अलग है। कंपनी इस्टेब्लिश करने वो सॉरी लोगों का आने का सीक्वेंस अलग है, कंपनी इस्टेब्लिश करने का सीक्वेंस अलग है। मतलब ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे आने में पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डैनिश और फ्रांस है, बट कंपनी इस्टेब्लिश होंगे पुर्तगाल, ब्रिटिश एंड डैनिश, और वो डच एंड डैनिश एंड फ्रांस। ठीक है, और जो डैनिश अगर मैं बात करता हूँ डच की, ठीक है, तो डच लोग जो हैं ये एक्चुअली नीदरलैंड के वासी थे। नीदरलैंड को उस समय पे हॉलैंड बोला जाता था। ठीक है, ये है आपका इनका थोड़ा सा क्रोनोलॉजी के बारे में। बट अब हम स्टार्ट करते हैं कि वो इंडिया में आना क्यों चाहते थे, क्योंकि यूरोपियन में आना मतलब भारत में क्यों आना चाहते थे। क्योंकि ऐसा माना जाता था उस समय पे जो एशियन कंट्री थी यहाँ पर ना मतलब जो मसाले वगैरह का जो प्रोडक्शन था वो बहुत अच्छा होता था उस समय पे, और बहुत नई तरीके की वैरायटी समझा जाता था मसालों को। तो इसलिए, और ऐसा है नहीं है कि उसी टाइम पर आए हैं ये लोग, एक्चुअली पहले भी आते थे ये इंडिया में, और वहाँ से मतलब व्यापार वगैरह कर चलता था इंडिया से। ठीक है, बट उस समय पे क्या होता था कि जो उनका पहले रूट था ये मेडिटेरियन सी और अरेबियन सी से होते हुए जो इनका रूट था, उसके अकॉर्डिंग इनको अगर ये ले जाते थे 100 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट ले जा रहे हैं, तो उस पर हम मुश्किल से 10 रुपये बचते थे। एग्ज़ाम्पल है केवल ये, ठीक है, कि 100 रुपीज़ पे केवल 10 रुपीज़ बचते थे। ठीक है, यानी कि 10% का प्रॉफिट बहुत मुश्किल से हो पाता था, और उसमें इसमें इनके मतलब कि लाइफ को लेकर भी बहुत ज़्यादा डेंजर रहता था, क्योंकि भूमध्य सागर था, फिर उसमें अरेबियन सी भी। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें मतलब रीज़न क्या क्या थे कि इन्होंने मतलब नया रूट क्यों चूज़ करा, और नए तरीके से मतलब भारत का मतलब ऐसा बोला जाता है भारत की खोज, पर भारत की खोज नहीं, एक नए रास्ते की खोज हम ज़रूर बोल सकते हैं उसे। ठीक है, तो उसका कारण क्या था, उसका कारण ये था, देखो उसका कारण ये था कि देखो मेडिटेरियन जो सी था, ठीक है, जैसे कि पूरे वर्ल्ड का जो था इस तरीके का, ठीक है, और यहाँ पर अपना इंडिया है, तो यहाँ पर एक मेडिटेरियन सी है। ठीक है, और तो मेडिटेरियन सी पे जो है इटली कंट्री है, जो उसकी ना एक मोनोपोली थी, मतलब एक अधिकार था। उनका ये कहना था कि भैया हम अपने तरीके से मतलब यही हमारा मतलब उनके रास्ता था, उनके रास्ते में पड़ रहा था ये मेडिटेरियन सी। तो वो अपनी उनकी एक मोनोपोली थी, मतलब जिससे जितना चाहे उतना धन लेते थे, या फिर टैक्स के रूप में लेते थे, या फिर हो सकता है किसी किसी को आने भी देते थे, नहीं भी जाने देते थे। ठीक है, ये था पहला कि इटली की मोनोपोली।
सेकंड था कि इसमें था कि जो तुर्की लोग थे, ठीक है, तुर्कीज़, तो तुर्कीज़ को उस टाइम पे ना कुछ अलग नाम था तुर्कीज़ का, तुर्की नाम नहीं था उस टाइम पे, इस्तुसूनिया ऐसी करके नाम था, इस्तुसूनिया ऐसे करके कुछ कंट्री को बोलते थे, ठीक है। तो अब जो तुर्की था उनके भी एक टैक्स का था, ठीक है, वो टैक्स जो है वो बिल्कुल डे बाय डे बढ़ाते ही जा रहे थे, कि मतलब पहले जैसे एक बार किसी के 100 रुपये लेता है, फिर वो उसके खर्चे बढ़ते हैं 100 रुपये से, तो वो खर्चे बढ़ते हैं तो फिर वो टैक्स भी बढ़ा देता है। तो इस तरीके से तुर्कीज़ भी अपना टैक्स अपना इंक्रीज़ कर रहे थे। तुर्कीज़ के रास्ते में आता था अरेबियन सी, ठीक है, तो अरेबियन सी आते थे तो तुर्कीज़ उस पर अपना टैक्स इंक्रीज़ करे जा रहे थे। अब थर्ड पॉइंट क्या आता है कि देखो अरेबियन कंट्री थी, इटली और तुर्की तो रीज़न थे ही मेन, बट एक सबसे बड़ा रीज़न जो था वो इनका ये था कि चलिए ये तो अपना टैक्स वगैरह और इनकी मोनोपोली वगैरह ये तो थे ही, पर थर्ड पॉइंट ये था कि जो अरेबियन सी था वहाँ पे पायरेट्स थे, मतलब कि समुद्री लुटेरे जिन्हें बोलते हैं। तो समुद्री लुटेरे वगैरह जो था, मतलब कि लोग आते थे तो गलत तरीके से, मतलब पायरेट, आपको पता है लुटेरे के ऊपर कोई कानून तो लागू होता नहीं है और ना ही उनका कोई, तो वहाँ पे समुद्री लुटेरों की संख्या बढ़ती जा रही थी। तो अब क्या था कि उन्हें एक नया रूट चाहिए था, तो इसलिए जो पुर्तगीज़ थे, पुर्तगीज़ में सबसे पहले निकलते हैं कोलंबस, ठीक है, 1492 में, ठीक है, 1492 में कोलंबस निकलते हैं और वो चले जाते हैं वहाँ पर उत्तरी उसमें, क्या सॉरी, ये अमेरिका में, ठीक है। तो ये जब अमेरिका में पहुँचते हैं तो वहाँ पर ये अमेरिका की खोज कहते, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि अमेरिका की खोज, तो 1492 में कोलंबस, ठीक है। अब कोलंबस तो अमेरिका पहुंच गए, पहले पुर्तगीज़ की तरफ से वो निकले थे रास्ता ढूंढने के लिए, बट वो पहुंच गए अमेरिका, कोलंबस, ठीक है, 1492 में। अब सेकंड पर्सन आते हैं जो लेस्बन के थे, ठीक है, लेस्बन भी पुर्तगीज़ का ही एक पार्ट था, तो मतलब लेस्बन के थे, तो वो थे वास्को डी गामा, ठीक है, 1498 में। अब 1498 में जब ये जो वास्को डी गामा थे, ये क्या करते हैं, अटलांटिक ओशियन से पार होते हुए, ठीक है, अटलांटिक ओशियन से पार होते हुए ये आपके यहाँ पर जो एक वो पड़ता था एरिया, जिसको हम बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप, ठीक है। तो इस रास्ते पे होते हुए अटलांटिक ओशियन से होते हुए कैप ऑफ गुड होप के पार करते हुए इंडिया पहुँचते हैं, ठीक है। ये कैप ऑफ गुड होप है ना, हाँ, कैप ऑफ गुड होप होते हुए ये अटलांटिक ओशियन को पार करते हुए, यहाँ पर अटलांटिक ओशियन वगैरह था और यहाँ पर कैप ऑफ गुड होप था, उसे पार करते हुए ये इंडिया में पहुँचते हैं, ठीक है। अब इंडिया में पहुँचते हैं, कहाँ पर ये सबसे पहले पहुँचते हैं पुर्तगीज़, ये पहुँचते हैं 1498 में, ठीक है। ये कहाँ पर पहुँचते हैं, कलिकट में, ठीक है, कलिकट में। और वहाँ पर एक राजा थे जोमरीन करके, ठीक है। तो जोमरीन थे, हिंदू राजा थे, ठीक है। तो जोमरीन जो हैं वो इनका स्वागत करते हैं, इन्हें मतलब क्योंकि जोमरीन का तो पहले से व्यापार चल ही रहा था कई अलग देशों के साथ, तो जोमरीन को तो भैया अपना एक व्यापारी चाहिए मिल गया, ठीक है। तो अब जोमरीन इनका स्वागत करते हैं, इन्हें मतलब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो जोमरीन अब जब इनका स्वागत वगैरह करते हैं तो ये यहाँ से क्या करते हैं कि मसाला वगैरह लेते, मसाले अपने कलेक्ट करते हैं, सैंपल वगैरह, और सैंपल ले जाते हैं। फिर ये गोवा से, कलिकट से वापस नहीं लौटते, ये लौटते हैं गोवा से, ठीक है। 1501 में क्या करते हैं, वो सॉरी तुरंत ही, मतलब उसी टाइम का 1498 में ही ये वापस रास्ता पकड़ते हैं अपने पुर्तगीज़ के लिए। तो जब ये उसी रास्ते से कैपन गुड होप होते हुए अटलांटिक होते हुए जो वापस पुर्तगीज़ जाते हैं, तो आपको पता है फिर रास्ते में उन्हें कुछ देना नहीं पड़ा। तो अब जब ये जाते हैं वहाँ पर अपना ये प्रोडक्ट बेचते हैं तो इन्हें लगभग 60 से 70% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। पहले तो 10% का हो रहा था, अब 60 से 70% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इन्हें तो ये रास्ता बहुत पसंद आता है। तो हालांकि बड़ा रास्ता होता है बट ये सेफ़ है और ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन का है, तो इसलिए ये क्या करते हैं, फिर वापस आते हैं 1501 में, जब क्योंकि जब एक बार इन्हें प्रॉफिट ज़्यादा हो गया तो अब ये 1501 में वापस भारत आते हैं, ठीक है। और ये जब वापस भारत आते हैं तो तब ये आके क्या देखते हैं कि देखिए, इनको आके पता चलता है कि यहाँ पर तो
क्योंकि देखो पहले जोमरीन ने व्यापार के लिए इन्हें बोल दिया, क्योंकि वो बहुत खुश हुए थे, इनका वेलकम करा। बट जब ये चले जाते हैं तो फिर उसके बाद वहाँ पर देखो इंडिया में और भी व्यापारी केंद्र थे, जैसे कि गोवा में नेवल फोर्स थी गोवा की, और अरेबियन जो मतलब पायरेट्स वगैरह थे अरेबियन, उसके अरेबियन सी के वहाँ के भी कुछ नेवल फोर्स थी। तो इन लोगों ने बोला कि भैया आप डायरेक्ट ऐसे कैसे मतलब किसी को व्यापार वो तो एक अलग रास्ते से आ रहे हैं और आपने उन्हें कैसे मतलब इस चीज़ की अनुमति दे दी। तो उनकी फैक्ट्री वगैरह वो तोड़वा देते हैं जोमरीन से कि भैया ऐसे अलाउ मत करो, और आपने ये गलत करा अलाउ करके, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं, उनकी फैक्ट्री वगैरह तोड़वा देते हैं, इनकी जो पुर्तगीज़ जो वास्को डी गामा इस्टेब्लिश करके गए थे, ठीक है। तो अब ये जब आते हैं ठीक है, तो अब ये पुर्तगीज़ आते हैं तो पुर्तगीज़ क्या करते हैं कि पहला ना अपना वायसराय देखो, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि देखो पहला तो इनका पोर्ट फैक्ट्री जो कोचीन में लगाई थी। अब ये क्या करते हैं कि अपना एक वायसराय नियुक्त करते हैं 3 साल के लिए, ठीक है। वो करते हैं ये पहले फ्रांसिस्को डे अल्मीडा को, ठीक है। फ्रांसिस्को डे अल्मीडा को ये अपना एक वो करते हैं कि नियुक्त करते हैं कि भैया आप अपना यहाँ पर हमारे वो रहेंगे, वायसराय रहेंगे, ठीक है। बट जब ये नियुक्त कर देते हैं, मतलब पुर्तगीज़ लोग करते थे ना, मतलब पहले तो 15 एक बार तो वो चले गए वास्को डी गामा, बट जब दूसरी बार आते हैं तो पुर्तगीज़ को लगता है कि हाँ यहाँ पर प्रॉफिट है, और वो क्या करते हैं अपने एक वायसराय नियुक्त कर देते हैं 3 साल के लिए कि भैया आप फ्रांसिस्को डे अल्मीडा आप यहाँ पर अपना एक एज आ पुर्तगीज़ के वायसराय के रूप में यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि पहले जब ये आए थे उसके बाद ये लोग जो गुजरात के नेवल फोर्स थी और इजिप्ट की नेवल फोर्स जो कि मतलब ऐसा अरेबियन नेवल फोर्स भी साथ में थी उनके इजिप्ट नेवल फोर्स के साथ, तो ये लोग अब एकजुट हो गए थे कि भैया अब किसी और को दूसरे इसने व्यापार आके करने नहीं देना है, ठीक है। तो अब जब आते हैं ये वायसराय बन के फ्रांसिस डे अल्मीडो, तो ऑलरेडी पहले से माहौल है उनके खिलाफ। तो वहाँ पर क्या करते हैं फ्रांसिस डे अल्मीडो से इनका तीनों का नेवल फोर्स में युद्ध हो जाता है, इजिप्ट नेवल फोर्स का, गुजरात नेवल फोर्स का और पुर्तगीज़ की नेवल फोर्स का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है जब इन तीनों का त्रिपक्षीय युद्ध हो जाता है तो उसमें पुर्तगीज़ जो होती है वो जीत जाते हैं, ठीक है, यानी कि फ्रांसिसो डे अल्मीडा जीत जाते हैं। बट उसमें क्या होता है कि इसमें पूरे जो युद्ध होता है उसमें ना फ्रांसिसो अल्मीडा जी का जो बेटा होता है वो मारा जाता है। अब उस चीज़ के लिए उन्हें बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है, और वो कहते हैं नहीं भाई मेरे को यहाँ पे नहीं रहना है, ठीक है। और वो वापस रिटर्न होने का फ़ैसला ले लेते हैं और वो वापस चले जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो फ्रांसिस अल्मीडा है केवल एक युद्ध के दौरान जब उनका बेटा को मतलब ऐसे मतलब मृत्यु होती है तो वो वापस चले जाते हैं, ठीक है। अब जो सेकंड फिर इनका आते हैं वायसराय बन के, वो होते हैं अल्फांसो डे अल्बुकरक, ठीक है। अल्फांसो डे अल्बुकरक आते हैं। तो अल्फांसो डे अल्बुकरक आते हैं तो पहले जो इनकी लड़ाई हुई थी अल्मीडा की, इनकी तीनों त्रिपक्षीय नेवल फोर्स, तब तक इन लोगों को पता चल जाता है कि हाँ भाई जो पुर्तगीज़ की नेवल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो इन्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है अल्फांसो डे अल्बुकरक को। तो अल्बुकरक क्या करते हैं गोवा, दमन, दीव और भी मतलब अपने छोटे छोटे राज्य ऐसे पे कब्जा करना शुरू कर देते हैं। अब ये अपना मतलब धीरे धीरे अपनी जो है फैला रहे हैं अपनी कंपनियों को, ठीक है। तो अब इन्होंने अपनी कंपनियों को फैलाना चालू कर दिया, ठीक है। तो अपनी कंपनियों को फैलाना चालू करने के बाद, ठीक है, अब इन्होंने अपनी कंपनियों को फैलाना चालू कर दिया, अच्छी तरीके से व्यापार चालू कर दिया। तो इसलिए हम अगर कहे जाएंगे कि मतलब रियल फाउंडर अगर मतलब ऐसा बोला जाता है कि अगर पुर्तगीज़ कंपनी को इस्टेब्लिश करने का रियल फाउंडर जो बोला जाता है इंडिया में, वो हम इनको क्रेडिट देते हैं क्या नाम है अल्फांसो डे अल्बुकरक को, क्योंकि वो तो आए थे केवल वायसराय बन के और उनका एक ही युद्ध हुआ और उन्होंने कई दूसरी कंपनी इस्टेब्लिश करी नहीं थी और वो वापस चले गए थे। बट जो अल्फांसो डे अल्बुकरक आते हैं वो छोटे छोटे कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं गोवा में, दमन दीव में, इन सब जगह पे, ठीक है, जहाँ पर उनका समुद्री इलाके से आना जाना सूटेबल लगे। तो ये होता है इनका
पुर्तगीज़ का आना और व्यापार करना। ठीक है, अब इनकी तो ये लोग तो आते हैं व्यापार करते हैं, फिर उसी थोड़े दिनों बाद आते हैं यहाँ पर, उसके थोड़े दिनों बाद यानी कि लगभग इसमें क्या नाम है 1596 में। ठीक है, 1596 में आते हैं फिर आपके डच कंपनी के। ठीक है, वो सॉरी डच देश के आते हैं वो। ठीक है, अब कुछ दिनों बाद आते हैं मतलब लगभग 1596 में, थोड़े समय बाद 1596 में आते हैं डच देश के, हॉलैंड के, यानी कि जैसे नीदरलैंड या हॉलैंड या डच लोग इसमें आते हैं। तो ये लोग आते हैं, देखो पहले तो आए थे वो पुर्तगीज़ किस लिए आए थे, वो मसालों के व्यापार वगैरह के लिए। ठीक है, बट डच लोगों का ऐसा नहीं था। डच लोगों का ये एक इन्होंने एक दूसरा नज़रिया भी देखा कि यहाँ पर जो है ना मतलब सूरत है, वहाँ पर ऐसा होता था ना कि मतलब अच्छी काली मिट्टी वगैरह होती थी, तो वहाँ पर मतलब कपड़ों वगैरह टेक्सटाइल के लिए मतलब बहुत फेमस था। तो उन्हें भी पता था कि यहाँ इंडिया में टेक्सटाइल का एक बिजनेस है जो कि बहुत अच्छे प्रॉफिट दे सकता था। तो इनका मेन फोकस जो था टेक्सटाइल वगैरह के लिए व्यापार का था, टेक्सटाइल व्यापार का। तो इनकी तरफ से आते हैं पहली बार डच की तरफ से कार्नेज डे हाउटमैन। ठीक है, आते हैं कॉर्नेलिस डी हाउटमैन। ठीक है, अब कॉर्नेलिस डी हाउटमैन आते हैं, बट ये आते हैं 1596 में, बट ये पहले अपनी कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश नहीं करते। ठीक है, इनकी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है 1602 में। ठीक है, 1602 में। ठीक है, और ये पहली अपनी कंपनी इस्टेब्लिश जो करते हैं वो मछलीपट्टनम में करते हैं। उन्होंने कहाँ करी थी पुर्तगीज़ ने, कलिकट केरल में, बट इन्होंने कहाँ करी है डच लोगों ने, ये करी है मछलीपट्टनम। और मछलीपट्टनम कहाँ पर था, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये अपनी 1602 में पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं मछलीपट्टनम में। ठीक है, और आते हैं 1596 में कॉलेज हाउटमैन। ठीक है, ये तो आ गया इनका अपना अपना कपड़ों के व्यापार के लिए आते हैं। ठीक है, अब उसके कुछ ही दिनों बाद लगभग 1599 में मान के चलिए कि एक दल आता है, जो कि आता है ये ब्रिटिश से। ठीक है, अब एक ग्रुप आता है, मतलब मर्चेंट्स का ग्रुप होता है वो, और उसका कुछ ऐसे ही कुछ नाम था, मर्चेंट एडवेंचर करके है ना उस पूरे लोगों का। ठीक है, तो मतलब एक ग्रुप होता है, एक सिंगल व्यक्ति नहीं आते, मतलब एक किसी एक व्यक्ति को क्रेडिट नहीं कर सकते। तो मर्चेंट एडवेंचर करके एक ग्रुप आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इन टू ईस्ट इंडीज़। ठीक है, मतलब एक उस कंपनी को, मतलब मर्चेंट एडवेंचर को या तो ईस्ट इंडिया कंपनीज बोले जाते हैं, मतलब एक कंपनी के नाम से आए थे वो, ईस्ट इंडिया कंपनीज, या फिर द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इन ट्रेडिंग इंडिया टू ईस्ट इंडीज़। ठीक है, तो ये अकबर के समय में आते हैं, जैसे कि आपको पता होगा अकबर का समय था 1605 तक का। ठीक है, तो ये आ रहे हैं अकबर के समय पे। कौन आ रहा है, ब्रिटिश लोग। ठीक है, अकबर के समय में आ रहे हैं। ठीक है, अब अकबर के समय में आ रहे हैं, इनकी जो आते हैं, अभी उस समय पे पुर्तगीज़ पहले से इस्टेब्लिश हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं, और कुछ जगह इन्होंने अपना टैक्स वगैरह लेना चालू कर दिया था, या अरेबियन, क्योंकि एक बार इनका युद्ध हुआ था, तो अब अरेबियन जो सी था वहाँ पर इनका एक वो चलता था, क्या नाम है, टैक्स पुर्तगीज़ का, कारतेस करके ऐसे ना, कारतेस परमिशन कार्ड ऐसा बनाते थे वो लोग, कि मतलब उसमें ना टैक्स लिया करते थे। तो ऐसा माना जाता था कि अकबर से भी वो टैक्स वगैरह लेते थे उस चीज़ पे, कि अकबर ने जैसे कभी अपना व्यापार करा भी है तो उस पर कारतेस उन्हें टैक्स देना पड़ा पुर्तगीज़ को, क्योंकि पुर्तगीज़ ने उस चीज़ के लिए फ़ाइट करी है अपना अधिकार लेने के लिए। तो जब अधिकार उनकी फ़ाइट जीत गए थे ट्राई नेवल फोर्स का, तो उन्हें चल गया था कि भैया इन्हें हराना मुश्किल है, तो वहाँ पर वो अपना कारतेस परमिशन एक वो मतलब टैक्स उन्होंने लागू कर दिया था ब्रिटिश ने। तो यानी कि जब ब्रिटिश आए हैं तो पुर्तगीज़ पहले से बहुत अच्छी तरीके से पैर जमा चुके हैं इंडिया में, कि मतलब अपना नेवल वगैरह और अपना फैक्ट्रियाँ कई छोटे छोटे जगह पे लगा चुके थे। तो अब आते हैं ये लोग आते हैं
ठीक है। और तो अब इन लोगों को पता है कि भैया पूरा इंडिया पे जो मैक्सिमम जगह राज है वो इन्हीं लोगों का है, मुग़लों का। तो ब्रिटिश लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो आते हैं 3 साल के लिए। उनके जो उस टाइम पे महारानी थी एलिज़ाबेथ, ठीक है। तो सॉरी, महारानी एलिज़ाबेथ नहीं थी, उनकी जो महारानी थी उस समय पे इनकी महारानी थी विक्टोरिया, ठीक है। अब जब महारानी विक्टोरिया इन्हें पहले परमिशन देती है 3 साल के लिए, सॉरी जो 15 साल के लिए, लगभग 3 साल के लिए तो पुर्तगीज़ का, 3 साल का परमिशन तो पुर्तगीज़ का था, इनका था 15 साल के लिए आते हैं लोग, ठीक है। अब ये 15 साल के लिए आते हैं। तो अब पहले तो ये महारानी विक्टोरिया जो थी उन्होंने मतलब 15 साल के लिए बोला था, ठीक है। तो अब आने के लिए पहले से मतलब कंपनी वगैरह इस्टेब्लिश कर दिया था इन्होंने 1600 में, बट वो विदाउट परमिशन कंपनी, मतलब विदाउट परमिशन फैक्ट्री थी 1600 की जो, ठीक है। अब ये महारानी विक्टोरिया जो थी 15 साल का परमिशन देती है और कंपनी आती है 1600 में, अपनी एक कंपनी, मतलब ब्रिटिश आते हैं तो ये अपना कंपनी इस्टेब्लिश करती है विदाउट परमिशन वाली। वो लगभग ये अपना सूरत में इनका कंपनी इस्टेब्लिशमेंट होती है, ठीक है। बट कुछ दिनों बाद क्या करते हैं, इन्हें पता चलता है कि हाँ भाई यहाँ पर परमिशन का थोड़ा सा ज़रूरी रहेगा। तो ये क्या करते हैं, जेम्स, अब पहले महारानी विक्टोरिया थी, फिर आते उनके सम्राट बन जाते हैं वहाँ पर जेम्स फर्स्ट, ठीक है। तो जेम्स फर्स्ट क्या करते हैं 1609 में वो 15 इयर्स का जो टाइम पीरियड था ना, जो विक्टोरिया कहती हैं कि 15 साल के लिए आपको जाना है वहाँ पर, वो बिल्कुल मतलब अनंत काल के लिए एक्सटेंड कर देते हैं कि आप अपना हमेशा के लिए आप अपना जाके व्यापार कर सकते हैं। जेम्स फर्स्ट इन्हें परमिशन दे देते हैं ब्रिटिश कंपनी को। तो ये तो 1609 में देते हैं, बट उससे पहले लगभग देखो अकबर का जो टाइम था वो 1605 का था, ठीक है। अब 1605 के बाद किसका टाइम आ रहा है, वो आ रहा है जहांगीर का, ठीक है। जहांगीर, जिन्हें सलीम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जहांगीर का समय आता है 1605 के बाद। तो उस समय पे जहांगीर से ना परमिशन के लिए विलियम हॉकिंस जो थे, ठीक है, उन्हें भेजते हैं जेम्स फर्स्ट, ठीक है, विलियम हॉकिंस को, कि जहांगीर से अपना सूरत फैक्ट्री के परमिशन से के बारे में वो बात करते हैं। तो अब जहांगीर को भी मालूम है कि पहले से पुर्तगीज़ वहाँ पे अच्छे से इस्टेब्लिश हैं, और हम अगर इन्हें परमिशन दे भी दें तो इन्हें तब भी मतलब पुर्तगीज़ से इस चीज़ का मतलब एतराज़ रहेगा पुर्तगीज़ को। पर जहांगीर को दूसरी तरफ ये भी था कि पुर्तगीज़ ने टैक्स वगैरह लिया था अकबर से, तो इन्हें भी चाहिए था कि भैया एक ही कंपनी का मतलब ऐसा अधिकार ना रहे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जहांगीर इन्हें विलियम हॉकिंस को परमिशन दे देते हैं, ठीक है। विलियम हॉकिंस को परमिशन दे देते हैं कि आप अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ बता दें कि तब जब पुर्तगीज़ पहले से थे तो इनके ना पुर्तगीज़ के कुछ मतलब जो मतलब फादर वगैरह थे, जैसे मिस्टर टेरी वगैरह, ठीक है। और मतलब एक और थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। उन्होंने मतलब जहांगीर जब बचपन में तो उन्हें थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई भी करवाई थी। तो जहांगीर जो थे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा मानते थे पुर्तगीज़ को, और पुर्तगीज़ के, और यही कारण था कि जहांगीर ने ना लाहौर में एक चर्च भी बनवाया था, ठीक है। तो अब जहांगीर तो पहले से ही अच्छे रिलेशन में है पुर्तगीज़ के साथ, बट उन्होंने इन्हें भी इस्टेब्लिश का परमिशन दे दिया है ब्रिटिश को। अब जब काफ़ी समय से, आपको भी पता है, जब कोई व्यक्ति रह रहा होता है तो उसे लगता है कि अब दूसरा कोई आ जाता है तो उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील सा होता है। तो अब पुर्तगीज़ पहले से थे, अब यहाँ पर आ गए हैं सूरत में, कौन, ब्रिटिश कंपनी भी, और सूरत में ही सब आना चाहते हैं क्योंकि सूरत में टेक्सटाइल बिजनेस का बहुत अच्छा मतलब फ्यूचर था। तो और अच्छा प्रॉफिट भी मिलता था उस पर, टेक्सटाइल इस पर। तो इसीलिए, और सबसे बड़ा अच्छा चीज़ ये था कि सी रूट बिल्कुल वहीं से कनेक्ट हो जाते थे सारे। तो अब ये बहुत सारे कारण थे सूरत में आने के, तो सभी अपनी फैक्ट्री सूरत में इस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो अब जब इन्हें परमिशन मिल जाती है 1605 में, तो हालांकि ये कंपनी मतलब छोटी मोटी इस्टेब्लिश कर लेते हैं ब्रिटिश, बट वहाँ पर क्या होता है, पुर्तगीज़ के साथ इनका मतलब काफ़ी समय से मतलब जैसे कुछ व्यापारी हैं, व्यापारी टूटने लगते हैं,
तो पुर्तगीज़ और ब्रिटिश के बीच में ना लड़ाई हो जाती है, ठीक है। अब उसको अब जो लड़ाई होती है उसके एक बैटल का नाम होता है बैटल ऑफ स्वाली। बैटल ऑफ स्वाली किसके बीच में हुई है? 1612 में, यानी कि 1612 में पुर्तगीज़ और ब्रिटिश के बीच में हो रही है, ठीक है। और कारण क्या है कि मतलब इस्टेब्लिशमेंट का, कि मतलब फैक्ट्री वगैरह कौन, मतलब जो उसमें एक ही चीज़ हो सकती है कि जो जीतेगा वो अपना मतलब अपने अपने आप को व्यापार में कायम रख सकता है। तो उसमें क्या होता है कि ब्रिटिश जीत जाते हैं, ठीक है। ब्रिटिश जीत जाते हैं तो ब्रिटिश जीतने का पर यह होता है कि सबसे पहली बात तो मुग़लों को पता चल जाता है कि हाँ, पुर्तगीज़ से ज़्यादा पावरफुल हैं ये ब्रिटिश लोग, ठीक है। और कुछ व्यापारी भी ऐसे थे जो कि अब पुर्तगीज़ को मतलब ऐसा समझ गए थे कि हाँ भाई, ये ब्रिटिश लोग जो है पुर्तगीज़ से ज़्यादा पावरफुल हैं, तो जो उन्हें टैक्स वगैरह दिया करते थे अब सब तैयार हो जाते हैं कि ब्रिटिश को हम देंगे, ठीक है। तो जब बैटल जीत जाते हैं, बैटल ऑफ स्वाली, ब्रिटिश लोग 1612 में, तो 1613 में ये अपनी ब्रिटिश कंपनी सूरत में अपनी फैक्ट्री लगा लेती है, ठीक है। और इनका ये तो सूरत में इनकी पहली फैक्ट्री है, और साउथ में इनकी पहले से फैक्ट्री थी मछलीपट्टनम में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गई इनकी बैटल, बट अब क्या है कि बैटल होने का कारण ये नहीं है कि अब ये ब्रिटिश और पुर्तगीज़ आपस में मतलब इन दोनों का हमेशा ही लड़ाई रहेगा। अब ये लड़ाई हो जाती है, ब्रिटिश जीत जाते हैं, तो पुर्तगीज़ क्या करती है, इनके साथ ट्रीटी कर लेती है, मतलब समझौता कर लेती है, जिसे हम ट्रीटी ऑफ मैड्रिड बोलते हैं। तो ट्रीटी ऑफ मैड्रिड होती है वो 1630 में होती है, ठीक है। वो एक अलग चीज़ है, वो मतलब काफ़ी समय बाद हो रही है, तो उसका उसके बारे में थोड़ा अलग बात करेंगे हम बाद में, ठीक है। 1630 में हो रही है वो इनका, ताकि इन दोनों के साथ व्यापारी साथ अच्छा कर सके, क्योंकि आपको पता है जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे पहली कंपनी पुर्तगीज़ आती है और सबसे बाद में जाती है। तो यानी कि बैटल हार गई है स्वाली, बट अभी वो गए नहीं हैं, वो भी व्यापार कर रहे हैं पुर्तगीज़ भी, ठीक है। बट क्या होता है कि इसके बीच के लिए उन्हें कुछ समझौता भी करना पड़ेगा ब्रिटिश के साथ। तो ट्रीटी ऑफ मैड्रिड होती है जो कि 1630 में होती है, ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो किस हालात में होती है और क्या 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 उसके समझौते थे, तो उसके बारे में बात करेंगे। पर उसके कुछ दिनों बाद देखिए क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि 1602 में, जैसे मैंने आपको बताया था, डच कंपनी भी आ चुकी थी। डच के लोग भी अपना व्यापार चालू कर रहे थे मछलीपट्टनम में, उन्होंने भी अपनी फैक्ट्री लगा रखी थी। तो पुर्तगीज़ से तो उनकी बैटल हो गई, अब यहाँ पर डच कंपनी रह गई है। डच लोग भी अपना इस्टेब्लिश करने के लिए, उन्हें भी अपना व्यापार करने के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी, तो इनके साथ भी उनकी लड़ाई होती है। तो डच के साथ जो लड़ाई होती है ब्रिटिश की, वो 1759 में होती है। 1759 में होती है वो बैटल ऑफ बैद्रा होती है, ठीक है। अब बैटल ऑफ बैद्रा में होता है कि बैटल ऑफ बैद्रा होती है डच के साथ, तो बैटल ऑफ बैद्रा में ये लोग जीत जाते हैं ब्रिटिश, सेम जैसे कि ये वहाँ पर भी जीत गए थे बैटल ऑफ स्वाली में, बैटल ऑफ बैद्रा में भी ब्रिटिश जीत जाते हैं। तो डच लोग भी इनसे 2 कदम पीछे हो जाते हैं कि भैया उन्हें भी पता चल गया कि डच से भी ज़्यादा पावरफुल हैं ये ब्रिटिश लोग, तो अब डच भी बैद्रा के बाद ये पीछे हट जाते हैं। तो बैटल ऑफ स्वाली हो गई 1612 में, बैटल ऑफ बैद्रा हो गई 1759 में, यानी कि 1759 में। अब आते हैं हमारे पास ब्रिटिश के बाद, अब हमारे पास कौन आ रहे हैं? ब्रिटिश के बाद हमारे सीक्वेंस पे है डैनिश लोग, ठीक है। तो डैनिश लोग आते हैं, डैनिश लोग आते हैं 1616 में, ठीक है, अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए। और डैनिश लोग अपनी फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं कहाँ पर? ट्रैंकोबार में, ठीक है, ट्रैंकोबार में। और ट्रैंकोबार उस समय पे कहाँ था? ये था तमिलनाडु में, ठीक है। तो तमिलनाडु में अपनी ये पहली फैक्ट्री लगा लेते हैं। बट देखिए डैनिश लोगों का एक सबसे अच्छा ये रोल था कि डैनिश लोगों की ना लड़ाई नहीं हुई है किसी से भी, ठीक है। अब उनका कारण ये था कि डैनिश लोगों को और भी देशों में व्यापार चल रहा था, और वो इनका इतना फोकस नहीं था इंडिया पे, ठीक है। और उनका छोटे मोटे जो कंट्री थी एशियन में, वहाँ पर ही इनका व्यापार चल रहा था। तो डैनिश लोग 1616 में आते हैं, अपनी फैक्ट्री लगाते हैं ट्रैंकोबार में, तमिलनाडु में।
बट क्या करते हैं ये अपना जैसे तैसे थोड़ा बहुत व्यापार चलता रहता है इनका 1854 तक। बट जो 1854 में इंडिया में और भी लड़ाई होने लगती है छोटे छोटे, और बीच में भी उन्होंने पता है बैटल ऑफ बेदरा हो गई है, बैटल ऑफ सियाली हो गई है, ये भी चीज़ देखी है उन्होंने। और उसी बीच में जो छोटे मोटे रिवॉल्ट्स हो रहे हैं और छोटे मोटे ब्रिटिश कंपनी को लड़ना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें इनके सामने हो रही है, तो ये देख लेते हैं। तो ये क्या करते हैं अपनी सारी फैक्ट्री वगैरह सब कुछ बेच देते हैं 1854 में, ठीक है, किसको, ब्रिटिश कंपनी को। 1854 में ये सब कुछ बेच के चले जाते हैं फैक्ट्री को, अपनी फैक्ट्री और अपना जो भी इनका महल वगैरह था सब कुछ उन्हें दे देते हैं, किसे, ब्रिटिश कंपनी को। तो यहाँ पर डैनिश भी चले गए, डच पीछे हो गए थे बैटल ऑफ बेदरा के बाद, और स्वाली में कौन पीछे हो गया था, पुर्तगीज़, ठीक है। अब एक चीज़ और रह गई थी जो कि मैंने आपको बताया था, ट्रीटी ऑफ मैड्रिड 1630 की, ठीक है। तो अब हम उसी के ऊपर बात करते हैं 1630 की उसकी ट्रीटी के बारे में। हाँ, क्या कह रहा है तो बता। ठीक है, बैटल ऑफ सैली के बाद इनका हो गया था, ट्रीटी हो जाती है, इनकी ट्रीटी हो जाती है किसमें, मैड्रिड की ट्रीटी, किसकी, पुर्तगीज़ और ब्रिटिश के बीच में, ठीक है, 1630 में इनकी ट्रीटी हो जाती है मैड्रिड की। और बैटल ऑफ सैली कब होती है इनकी, पुर्तगीज़ और ब्रिटिश की, 1612 में, ठीक है। अब 1612 की बैटल के बाद इनकी एक ट्रीटी ऑफ मैड्रिड होती है 1630 में। इसके साथ तो इनके रिलेशन अच्छे मजबूत होते ही हैं इस ट्रीटी से। बाकी इसके जो मतलब 23 जून 1661 में एक इनकी मैरिज की ट्रीटी होती है। उसमें क्या होता है कि जो ब्रिटिश के चार्ल्स सेकंड थे और पुर्तगीज़ की जो महारानी थी कैथरीन ऑफ ब्रगंजा, चार्ल्स सेकंड और कैथरीन ऑफ ब्रगंजा की मैरिज होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो पुर्तगीज़ के पास बॉम्बे हुआ करता था, तो पुर्तगीज़ क्या करते हैं, बॉम्बे एंड 5 लाख यूरो और अपना इनकी जो कॉलोनी होती थी वहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये 3 परमिशन ये दे देते हैं ब्रिटिश को, ठीक है। मतलब ऐसे ड्वारी बोल लीजिए, दहेज बोल लीजिए कि बॉम्बे, एक तो बॉम्बे दिया जाता है, 5 लाख यूरो दिया जाता है, और कुछ इनके जो कॉलोनी थी उसमें फ्री ट्रेड का परमिशन दे दी जाती है, ठीक है। अब एक तो ट्रीटी ऑफ मैड्रिड इनका रिलेशन मजबूत करती है, और सेकंड इनका ये जो मैरिज हुई है चार्ल्स सेकंड और कैथरीन ऑफ ब्रगंजा की, वो, ठीक है। अब देखिए पुर्तगीज़ से तो इनके रिलेशन मजबूत हो गए, ठीक है। और जो डच थे, डच के साथ बैटल ऑफ बेदरा हो गई थी 1759 में, ठीक है। उसमें डच हार गए थे तो डच पीछे हट गए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो डैनिश लोग बचे थे, डैनिश लोग के साथ उनकी कोई लड़ाई नहीं हुई है। अब 1616 में इन्होंने एक फैक्ट्री लगाई थी अपनी ट्रंकोबार में, जो स्टार्ट करी थी डैनिश लोगों ने पहली फैक्ट्री। उसके बाद इन्होंने कई भी अपना व्यापार करा इंडिया में बहुत छोटे मोटे तरीके से, बट ये 1854 में बिना लड़े, ठीक है, 1854 में बिना लड़े अपनी सारी फैक्ट्री और अपना जो भी इनका मतलब इनके पैलेस वगैरह बने थे सब ये मतलब ब्रिटिश को बेच के चले जाते हैं विदाउट फाइटिंग, ठीक है। अब हमारे पास हमारे कंट्री में क्या बचते हैं, हमारी कंट्री में अब आते हैं फ्रेंच, ठीक है। फ्रेंच आते हैं 1664 में, ठीक है। अब 1664 में आते हैं फ्रेंच। अब फ्रेंच की देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जब ये आते हैं तो ये पहली एक ऐसी यूरोपियन कंट्री के कंपनी थी जो कि पूरी तरीके से ना गवर्नमेंट ओन कंपनी होती है इनकी जो आती है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं इस कंपनी का जो नाम था वो कंपनी द ओरिएंटल ऐसी करके कुछ नाम था, ठीक है। और बाकी ना मतलब जो भी खर्चा था उस कंपनी का पूरा वहीं से आता था, फ्रांस से, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ओन थी। तो अब आते हैं देखो वहाँ के उस टाइम पे जो सम्राट थे फ्रांस के, वो थे सम्राट लुई सम्राट लुई 14, ठीक है। उनके समय पे फ्रेंच कंपनी हमारे इंडिया में आती है, ठीक है। और उनके जो उस समय के जो हमारे यहाँ पर आते हैं, जो उस समय पे ये तो फ्रांस में थे सम्राट लुई 14, बट जो इंडिया में आते हैं पहले मिनिस्टर या वायसराय जो भी बन के फ्रांस के, वो थे कॉलबर्ट, ठीक है।
और ये अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाएंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था इम्पोर्टेंट प्लेस कौन सा बनता है जो हर तरीके से बन रहा था वो सूरत। ये भी अपनी अपनी फैक्ट्री पहले आके अपना सूरत में लगाते हैं। ठीक है, अब ये सूरत में लगाते हैं तो फ्रैंक कारा, ठीक है, तो ये अपनी सूरत में पहली फैक्ट्री लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इनके जो होता है कि सूरत में पहली फैक्ट्री लगा लेते हैं। अब देखिए फ्रेंच जो कंपनी है सबसे ज़्यादा इन्हीं के साथ ब्रिटिश की लड़ाई होती है। देखिए इनके साथ ना 3 कर्नाटक वार होती हैं, कर्नाटक वार। बट देखिए 3 कर्नाटक वार जो होती हैं उसमें देखिए क्या होता है कि इनकी एक तो लड़ाई वहाँ पर भी चल रही है यूरोप में, क्योंकि यूरोप में कुछ ऐसा पहली जो देखिए इसमें जो पहली और थर्ड जो मतलब इसका जो मतलब होता है लड़ाई का, वो इंडिया में मतलब नहीं है इंडिया से कुछ भी, बट ये यहाँ पर लड़ रहे हैं। ठीक है, और केवल जो कर्नाटक वार सेकंड थी केवल उसी का मतलब इंडिया से था। ठीक है, बट यहाँ पर मतलब नहीं था इंडिया का पहली वाली उसमें। बट ये क्या करते हैं, जैसे कि आपकी और किसी और की लड़ाई हो रही है और आपका कोई दोस्त है इंडिया का, ठीक है, और आप उस दोस्त को बुला लेते हो लड़ाई में, तो ऑफकोर्स सी बात है वो लड़ाई में आएगी आप। ठीक है, मतलब स्टार्ट इंडिया के कुछ मतलब से नहीं हुई है, बट यहाँ का कोई फ्रेंड है और वो आपके मतलब आपके साथ आ गया लड़ाई में, तो अब तो वो भी उस लड़ाई का हिस्सा हो गया ना। तो ये रीज़न था कि पहली कर्नाटक वार में हमारा कोई लेना देना नहीं था इंडिया का, बट हमने मतलब कुछ एक मतलब नवाब थे जो उन्होंने इसमें मतलब साथ दिया था। तो देखिए क्या होता है कि इसमें देखो पहले हम पढ़ते हैं कि इसके बारे में जो फर्स्ट गवर्नर जनरल जो आते हैं, ठीक है, कौन होते हैं इनके, फ्रांसिस्को मार्टिन। ठीक है, फ्रांस के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल आते हैं वो आते हैं फ्रांसिस्को मार्टिन। ठीक है, 1673 में। ठीक है, अब ये पौंडीचेरी पे कब्जा और वहाँ के मतलब वहाँ के गवर्नर वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, पौंडीचेरी पे कब्ज़ा वगैरह करके अब ये वहाँ पर अपना व्यापार चालू कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इनके जो मतलब पहले गवर्नर जनरल होते हैं फ्रांस के, वो फ्रांसिस्को मार्टिन होते हैं। ठीक है, अब ये मतलब अपना पुंडीचेरी में अपना स्थापित करते हैं और अपना व्यापार करते हैं और सूरत में उनकी पहली फैक्ट्री लगती है। ठीक है, और अपने किस उस समय पे सम्राट कौन है वहाँ पे फ्रांस में, लुइस 14। और यहाँ पर जो इनके पहले कॉलबर्ट होते हैं, फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाते हैं जब यहाँ पर ये व्यापार करने लगते हैं, फ्रांसिस्को मार्टिन बन जाते हैं। ठीक है, 1673 में। और जब आते हैं तब इनके पहले वो रहते हैं इनके कौन, मिनिस्टर कॉलबर्ट। ठीक है, बट ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल अगर पूछा जाएगा फ्रांस के कौन थे तो फ्रांसिस्को मार्टिन ही पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया इनका आने का, बट अब आने के बाद इनका फर्स्ट कर्नाटक वार जो होता है उसमें देखिए इसके वैसे जो तीनों कर्नाटक वार होते हैं, सॉरी हाँ, मतलब लगभग कर्नाटक वार जो होते हैं उसमें देखो फ्रांस की तरफ से कौन लीड करते हैं, वो करते हैं डुप्लेक्स, फ्रांसिस्को डुप्लेक्स। ठीक है, और ब्रिटिश के उस समय पे गवर्नर जनरल कौन है, वो है मेजर सॉरी गवर्नर जनरल है स्ट्रिंगर लॉरेंस। ठीक है, स्ट्रिंगर लॉरेंस। ठीक है, मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस। ठीक है, लॉरेंस याद रखिएगा। ठीक है, डुप्लेक्स और लॉरेंस। ठीक है, अब लॉरेंस है ब्रिटिश की तरफ से और फ्रांस की तरफ से है डुप्लेक्स। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि पहली जो वार होती है, ठीक है, वो होती है, देखिए इसमें क्या आता है कि यूरोप में ना ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया, जिसकी कैपिटल है वियना। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में उत्तराधिकारी की लड़ाई चल रही होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि ब्रिटिश और जो ब्रिटेन है, वो फ्रांस और ब्रिटेन जो है बिल्कुल वो अपोजिट उसमें है, मतलब जो मतलब आपस में इनका मतलब उस चीज़ के लिए कॉन्ट्राडिक्ट है। ठीक है, अब देखिए उसमें क्या होता है कि वो वहाँ पर लड़ाई हो रही है। अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पर भी इनका, क्योंकि वहाँ पर जब लड़ाई तेज़ होने लगती है तो क्या होता है कि यहाँ पर भी इनका धीरे धीरे मनमुटाव चालू हो जाता है। तो उस बीच में क्या होता है कि
1700 मतलब कि अब ये होती है लड़ाई तो वहाँ पर कब होती है 1740 में, जो ऑस्ट्रेलिया में हो रही होती है उत्तराधिकार की लड़ाई, ठीक है। बट लगभग 4-5 साल बाद यानी कि 1745 में ब्रिटेन क्या करती है, ब्रिटिश लोग, ठीक है, ब्रिटिश लोग क्या करते हैं कि जो एक उनका नेवल शिप होता है, फ्रांस का नेवल शिप होता है, ठीक है, उस पर वो अटैक कर देती है ब्रिटिश कंपनी, ठीक है। अब उस पर जब शिप पे अटैक करती है तो फ्रांस के लोग थे, फ्रेंच कंपनी, उन्हें लगता है कि अब इन्होंने इस पर अटैक कर दिया, कब्जा कर लिया हमारे नेवल शिप पे, तो कल के पुंडीचेरी वगैरह भी ले सकते हैं हमसे, हमारा जो रीज़न है, ठीक है। तो इस चीज़ में क्या करते हैं डुप्लेक्स जो होते हैं अपने ना, जो आसपास के इनके छोटे मोटे देशों में, जो जैसे कि मालदीव, मॉरिशियस, इनमें जो छोटे मोटे इनकी ट्रॉप्स थी पहले से, वो सारी ही नेवल ट्रॉप्स बुला लेते हैं वहाँ पर उस युद्ध में, ठीक है। और उस युद्ध में जब वो बुला लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि इन्हें हरा देते हैं ब्रिटिश के लोगों को, और अपना शिप तो छीन ही लेते हैं वापस, और साथ में मद्रास का जो रीजन होता है अंग्रेज़ों से, वो भी ये छीन लेते हैं, ठीक है। अपनी शिप तो बचाई इन्होंने, और मद्रास भी रीजन ले लिया। अब उस बीच में क्या हुआ कि भाई शुरुआत तो अंग्रेज़ों ने करी है, बट वो हार गए, ठीक है। अब उनके हाथ से शिप तो गया जो इन पे जिन्होंने अटैक करा था, और बाकी इन्होंने मद्रास का रीजन भी ले लिया पुर्तगीज़ ने। तो अब ये हार गए हैं, ठीक है। अब इनके बीच में तो कुछ हो गया नहीं, तो अब ये क्या करते हैं ब्रिटिश लोग, क्योंकि अब ब्रिटिश लोग दोबारा अटैक नहीं करेंगे अकेले, क्योंकि उन्हें पता है कि ये ज़्यादा पावरफुल है। तो ब्रिटिश लोग क्या करते हैं उस समय पे, जो नवाब होते हैं ना, कहाँ के जो नवाब होते हैं कर्नाटक के, अनवरुद्दीन खान, ठीक है। तो अनवरुद्दीन खान के और ब्रिटिश लोगों के अच्छे रिलेशन थे, तो ये जाते हैं अनवरुद्दीन खान के पास, कि अनवरुद्दीन खान से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप ना एक बात करिए उन लोगों से, और हमारा ऐसा से मद्रास का रीज़न ले लिया उन्होंने, तो मद्रास का रीज़न के लिए अब अनवरुद्दीन खान आते हैं उनकी सिफारिश लेके, किसके पास, पुर्तगीज़ के पास, कि भाई ऐसे से उनका रीज़न जो था आप उन्हें लौटा दीजिए। तो अब वहाँ पर क्या होता है कि पुर्तगीज़ हैं, पुर्तगीज़ को मतलब लगा कि हाँ भाई हम क्यों दे दें, अभी ऐसे मतलब इस तरीके से उन्होंने अटैक करा, बाहर गए, तो हम क्यों दे दें। तो वो क्या करते हैं, मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं ठीक है हम दे देंगे बाद में, ऐसा मतलब डायरेक्टली नहीं बोलते, मना नहीं करते, बट वो बोल देते हैं कि हाँ नहीं हम दे देंगे, बट वो नहीं करते, ठीक है। अब वो नहीं देते उस चीज़ के, तो अब उस बीच में देखिए क्या होता है, देखो ये तो हो गई उनका अटैक करा 1745 में, ठीक है। अब 1745 में उन्होंने अटैक करा, और अब आता है कि अटैक करने के बाद अब ये क्या करते हैं अपनी, जब वो मना कर देते हैं कि मतलब कह देते हैं कि नहीं हम दे देंगे, बट वो देते नहीं है, मतलब ऐसे तरीके से जैसे बचपना तरीके से कि हम अब दे देंगे, बट वो नहीं देते, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, वापस चले जाते हैं अनवरुद्दीन खान। अनवरुद्दीन खान वापस चले जाते हैं, बट उन्हें इस चीज़ के लिए लगा तो कि यार मैंने कहा, और वो उन्होंने इस तरीके से मतलब मेरी बात को नहीं माना। तो अनवरुद्दीन खान क्या करते हैं, ब्रिटिश को साथ देते हैं, ब्रिटिश का साथ देते हैं, ब्रिटिश को अपनी ट्रॉप देते हैं ब्रिटिश के पास, क्योंकि अनवरुद्दीन खान के पास बहुत बड़ी अच्छी मतलब कि सेना थी, बट और ब्रिटिश के पास भी सेना अच्छी थी। तो ब्रिटिश और अनवरुद्दीन खान की अब जो सेना है दोनों मिलके फ्रेंच कंपनी पे अटैक करती है, ठीक है। और ये अटैक होता है इनके बीच में, जो अब ये युद्ध हो रहा है, ये हो रहा है पहला जो कर्नाटक वार हो रहा है 1746 से 1748 तक चलता है ये, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है अगेन देखिए, इन्होंने अनवरुद्दीन खान और ब्रिटिश कंपनी दोनों मिलकर लड़ाई कर रही हैं, और फ्रेंच कंपनी अकेले है, ठीक है। और अगेन क्या होता है, फ्रेंच कंपनी जीत जाती है, ठीक है। अब 1648 में फिर क्या होता है, 1648 में जब युद्ध हुआ और ये हार गए, तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे पुर्तगीज़ के साथ हुआ था कि भाई मतलब वापस चली जाएगी कंपनी, नहीं। अब हार गए हैं, क्या करना है फिर, हारने के बाद एक ट्रीटी हो जाती है कि भाई क्या क्या उसमें समझौते होंगे। तो देखिए अब हार गए अनवरुद्दीन खान भी और ब्रिटिश भी, तो अब फ्रेंच कंपनी जीत गई है। अब फ्रेंच कंपनी और ब्रिटिश कंपनी के बीच में, और क्योंकि ये जो वार हो रही है टोटल, इसका कोई मतलब नहीं है इंडिया से,
ना इन्हें कुछ रीज़न चाहिए, ना इन्हें कुछ रीज़न चाहिए ब्रिटिश को। वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में हो रही थी उत्तराधिकार के लिए लड़ाई, इन्होंने सिप पे हमला कर दिया ब्रिटिश लोगों ने, और उसी के चक्कर में ये सारा मद्रास ले लिया। जब फ्रेंच कंपनी ने फिर अनवरुद्दीन खान से रिक्वेस्ट करी ब्रिटिश कंपनी ने, अनवरुद्दीन खान भी आ गए बीच में। तो अब ये इसी टोटल इसी चक्कर में लड़ाई हुई है। तो जो टेरिटरी होगी वो भी समझौता कहाँ का होगा, वो ऑफकोर्स सी बात है यूरोप का ही होगा। तो इसलिए अब जो 1748 में जो ट्रीटी होती है उसे बोलते हैं एक्सला चपेला की टेरिटरी होती है, जो एक्सला चपेला, एक्सला चपेला, ठीक है। तो एक्सला चपेला की संधि किस किस के बीच में हो रही है, इनके बीच में हो रही है। और उसका या फिर आइचिन भी बोलते हैं, टेरिटरी ऑफ आइचिन, मतलब एक्सला चपेला लिखा जाएगा या फिर AACHEN, ठीक है, आइचिन, ठीक है। अब ये दो मतलब ये जो संधि होती है एक्सला चपेला या फिर टेरिटरी ऑफ आइचिन, ये हो रही है कि पहली कर्नाटक वार में दोनों को शांत करने के लिए। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पे जो टेरिटरी होती है उसमें के अकॉर्डिंग क्या होता है, टेरिटरी के अकॉर्डिंग कि जो मद्रास है, जैसा कि फ्रेंच कंपनी ने जीत लिया था मद्रास, अब मद्रास ब्रिटेन को देने के लिए समझौता तय हो जाता है। बट उसके बदले में ये लग्जमबर्ग जो है ना, लग्जमबर्ग, ये नॉर्थ अमेरिका का, वो फ्रेंच कंपनी को दे दिया जाता है, ठीक है। यानी कि इस ट्रीटी में जो एक्सला चपेला या आइचिन की जो ट्रीटी होती है उसमें मद्रास रिटर्न करा जाता है ब्रिटिश को, और जो लग्जमबर्ग है यूरोप में वो फ्रेंच कंपनी को दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारी फ़र्स्ट वार तो हो गई फिनिश, जो कर्नाटक की फ़र्स्ट वार थी, जो कि हमारी कब से कब तक हुई है, ये हमारी हुई है लगभग 1746 से 1748 तक, ठीक है। 48 में हमारी जो टेरिटरी होती है उसके साथ ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें अनवरुद्दीन खान ने साथ दिया था, किसका, ब्रिटिश का, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगला जो वार होता है उसका मतलब इंडिया से होता है, ठीक है। कर्नाटक का वार का जो दूसरा होगा उसका मतलब इंडिया से होता है। पहले वार का तो आपको पता लग गया कि इंडिया से मतलब नहीं था। अब देखो सेकंड वार हो रही है कर्नाटक की, देखो जो इनकी अब सेकंड जो वार हो रही है उसमें देखिए करेक्टर आपको याद रखने पड़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले हैं। देखो जो हमारा जो मेन वो रहेगा पॉइंट कि कर्नाटक वार सेकंड का लड़ाई होने का, वो रहेगा हैदराबाद के निज़ाम का, ठीक है। हैदराबाद के निज़ाम का किसके लिए, सक्सेशन वार के लिए, मतलब कि उत्तराधिकार के लिए लड़ाई, ठीक है। अब उसमें क्या है कि देखिए हैदराबाद के निज़ाम के लिए एक तरफ है मुजफ्फ़र जंग और दूसरी तरफ है नाजिर जंग, ठीक है। मुजफ्फ़र जंग और नाजिर जंग ये दोनों हैं उत्तराधिकार किस चीज़ के लिए, निज़ाम बनने के लिए, ठीक है। अब उनका साथ कौन कौन दे रहा है, एक तो है मोहम्मद अली और एक है चंदा साहब, ठीक है। और ये दोनों कौन है, कर्नाटक के नवाब, ठीक है। मोहम्मद अली और चंदा साहब जो है कर्नाटक के नवाब हैं, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि सक्सेशन वार किस लिए हो रही है, क्योंकि निज़ाम जो थे ना हैदराबाद के, आशफ जहाँ फर्स्ट, ठीक है, वो मतलब उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। किसकी डेथ हो गई है, आसफ जहाँ फर्स्ट, ठीक है, हैदराबाद के निज़ाम, ठीक है। और ये जो हैं इनके सन है नाजिर जंग, किसके, आसफ जहाँ फर्स्ट के जो सन है वो है नाजिर जंग, ठीक है। और इनके जो डॉटर है उसका सन है मुजफ्फ़र जंग, ठीक है। तो यहाँ पर नाजिर जंग भी अपना मतलब अपने आप को साबित करते हैं कि हमें मतलब मुझे निज़ाम बनना है, और मुजफ्फ़र जंग जो कि उनकी बेटी के पुत्र हैं वो भी मतलब इस चीज़ के लिए बोलते हैं, ठीक है। अब उस चीज़ में क्या होता है कि अब उसमें क्या होता है, देखिए जो अनवरुद्दीन खान है, ये तो मैंने आपको बताया कि उनके नवाब मोहम्मद अली और चंदा साहब ये तो बाद में बनते हैं, पहले अनवरुद्दीन खान रहते हैं ना, जिन्होंने साथ दिया था किसका, ब्रिटिश का साथ दिया था, ठीक है। नवाब कौन थे, अनवरुद्दीन खान। अब अनवरुद्दीन खान के अकॉर्डिंग नाजिर जंग को ही निज़ाम बनना चाहिए हैदराबाद का, ठीक है। किसे बनना चाहिए, नाजिर जंग को, ठीक है। अब किसका साथ देंगे फिर अनवरुद्दीन खान, नाजिर जंग का। अब जब अनवरुद्दीन खान नाजिर जंग का साथ दे रहे हैं
तो ब्रिटिश कंपनी किसका साथ देगी? आपको सी बात है अनवरुद्दीन खान का, क्योंकि ब्रिटिश ऑलरेडी पहले से अनवरुद्दीन खान के साथ दोनों साथ मिलकर एक बार लड़ाई कर चुके हैं। और दूसरी तरफ कौन है? मुजफ्फर जंग। अब मुजफ्फर जंग का साथ कौन देगा? फ्रेंच कंपनी। ठीक है, फ्रेंच कंपनी जब दूसरी तरफ उसका मुजफ्फर जंग का साथ दे रही है, नाजिर जंग का अनवरुद्दीन खान और ब्रिटिश कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पर जो लड़ाई होती है, ठीक है, अब जो इनकी लड़ाई हो रही है वो हो रही है बैटल ऑफ, कौन सी? बैटल ऑफ अम्बूर। ठीक है, बैटल ऑफ अम्बूर, बैटल ऑफ अम्बूर, AMBUR। ठीक है, अम्बूर। और ये हो रही है 1749 में, यानी कि 1749 में। ठीक है, और इसमें क्या होता है देखिए, अब ये पर लड़ाई होती है, नाजिर जंग, अनवरुद्दीन खान और ब्रिटिश एक तरफ है, मुजफ्फर जंग और फ्रेंच कंपनी एक तरफ है। अब इस लड़ाई में क्या होता है, अनवरुद्दीन खान जो होते हैं वो मारे जाते हैं। ठीक है, अनवरुद्दीन खान मारे जाते हैं और जीत कौन जाता है? फ्रेंच कंपनी। ठीक है, अब जब फ्रेंच कंपनी जीत जाती है तो वहाँ पर कौन बन जाएगा निज़ाम? मुजफ्फर जंग। ठीक है, मुजफ्फर जंग वहाँ पर उनके निज़ाम बन जाएंगे। ठीक है, हालांकि एक चीज़ और बता देता हूँ, इसका देखिए इस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है जो मैं अब बता रहा हूँ। देखिए मुजफ्फर जंग बन जाते हैं निज़ाम, ठीक है, और फ्रेंच कंपनी जीत जाती है, पर मुजफ्फर जंग जो है वह ज़्यादा समय के लिए निज़ाम नहीं बन पाते। ठीक है, देखिए उन जो 2 महीने के बीच में इनके काफ़ी ज़्यादा युद्ध भी हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं नहीं बताना चाहता, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। देखिए मुजफ्फर जंग 2 महीने बाद ना उनके एक और बेटे होते हैं, उनका होता है सलाबत। ठीक है, आसफ जहाँ के ना एक और बेटे होते हैं, ये क्या नाम है, सलाबत करके है नाम। ठीक है, तो आसफ जाके एक और बेटे होते हैं सलाबत, वो बनते हैं फिर निज़ाम। ठीक है, 2 महीने बाद जब मुजफ्फर जंग मर जाते हैं तो फ्रेंच कंपनी क्या करती है, उन्हें बनाती है सलाबत जंग को, पर नाजिर जंग को नहीं बनाएगी। मुजफ्फर जंग के बाद कौन बनता है 2 महीने बाद? सलाबत जंग। ठीक है, सलाबत, ठीक है, वो बनते हैं। ठीक है, और ये भी उनके बेटे हैं, इनके आसफ जा के। ठीक है, क्योंकि मुजफ्फर जंग उनके बेटे नहीं थे, उनकी बेटी के बेटे थे वो। ठीक है, और नाजिर जंग बेटे थे और एक दूसरे बेटे थे सलाबत जंग, तो सलाबत जंग बनते हैं। ठीक है, अब देखिए बैटल ऑफ अम्बूर हुई 1749 में। बैटल ऑफ अम्बूर में क्या हुआ? ब्रिटिश अनवरुद्दीन खान और नाजिर जंग एक तरफ थे और दूसरी तरफ मुजफ्फर जंग और फ्रेंच कंपनी थी। फ्रेंच कंपनी जीत गई और अनवरुद्दीन खान की डेथ हो गई। तो अब ये जो डेथ हुई है किसकी हुई है? ये हुई है कर्नाटक के नवाब की। अनवरुद्दीन खान नवाब थे। अब कर्नाटक के जो नवाब की डेथ हुई है, तो जैसे कि निज़ाम के लिए अभी वार चल रही है कि निज़ाम कौन बनेगा। ठीक है, आसफ जा के बाद इसी तरीके से ना अब नवाब के लिए सक्सेशन वार होगी। ठीक है, अब वहाँ पर भी सक्सेशन वार चालू होगी। तो वहाँ पर सक्सेशन वार के लिए 2 जने कौन थे? यहाँ पर तो नाजिर जंग और मुजफ्फर जंग थे। वहाँ पर होंगे आपके मोहम्मद अली और चंदा साहब। ठीक है, मोहम्मद अली और चंदा साहब होंगे। ठीक है, ठीक है, वहाँ पर जो होंगे मोहम्मद अली और ये होंगे चंदा साहब। ठीक है, अब देखिए मोहम्मद अली, नाजिर जंग, ठीक है, और मोहम्मद अली, नाजिर जंग और ब्रिटिश कंपनी, ये एक ग्रुप है। किसके लिए? नवाबशिप के लिए। नाजिर जंग किसको? देखो निज़ाम का जब हुआ था ना, तो अनवरुद्दीन खान ने इनका साथ दिया था, नाजिर जंग का, और नाजिर जंग अब इसका साथ दे रहे हैं मोहम्मद अली का। मोहम्मद अली नवाब इसके लिए, नवाब के लिए वो किसे सोच रहे हैं कि मोहम्मद अली बने। ठीक है, नाजिर जंग, और दूसरी तरफ है चंदा साहब, और मोहम्मद अली का साथ देंगे नाजिर जंग और ब्रिटिश कंपनी, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी ने ही किसका साथ दिया था? नाजिर जंग का। ठीक है, और यहाँ पर नाजिर जंग, मोहम्मद अली और ब्रिटिश कंपनी। और चंदा साहब का साथ कौन दे रहा है? एक तो मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग जैसे कि मैंने बताया वो 2 महीने बाद मरे थे, बट वो 2 महीने के बीच में ये दूसरा भी युद्ध हो रहा है, क्योंकि वो तो तुरंत ही मरे थे ना अम्बूर में अनवरुद्दीन खान। तो अब ये मोहम्मद अली चंदा साहब का साथ दे रहे हैं और फ्रेंच कंपनी का साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो एक ग्रुप में हो गया चंदा साहब,
मुजफ्फर जंग और फ्रेंच कंपनी, और दूसरा ग्रुप किसका है, नासिर जंग, मोहम्मद अली और ब्रिटिश कंपनी। ठीक है, तो ये दो ग्रुप हो गए। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था क्या कि एक तरफ तो है नासिर जंग, मोहम्मद अली और ब्रिटिश, और सेकंड तरफ है चंदा साहब, फ्रेंच कंपनी और मुजफ्फर जंग। ठीक है, अब नासिर जंग और मुजफ्फर जंग की पहली लड़ाई हो चुकी है, जिसमें कि मुजफ्फर जंग जीत गए थे, और ये क्या बने थे, वहाँ के निज़ाम। ठीक है, निज़ाम बन गए थे। अब देखो इसमें इसमें भी देखो इस तरीके का होता है कि जो इनके अनवरुद्दीन खान के जो सन है, ये मोहम्मद अली है। ठीक है, और जो चंदा साहब हैं वो सेम एज इट इज़ है, ये इनके डॉटर के सन है। ठीक है, तो मोहम्मद अली इनके सन है। तो यहाँ पर इसलिए नासिर जंग का मानना ये था कि मोहम्मद अली को ही यहाँ का नवाब बनना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसमें जो वार होती है, क्योंकि देखिए पहले जो दो पहले क्या करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले मोहम्मद अली ब्रिटिश कंपनी का साथ नहीं लेते। पहले क्या करते हैं, मोहम्मद अली और नासिर जंग अकेले ही एक फ़ाइट लड़ते हैं चंदा साहब से, और चंदा साहब ने फ्रेंच कंपनी का साथ लिया था। वो सॉरी, हाँ, चंदा साहब ने फ्रेंच कंपनी का साथ लिया था और मुजफ्फर जंग का। तो इन तीनों ने मिलकर पहले क्या करा, इन दोनों ने हरा दिया, और वहाँ पर क्या हुआ, मोहम्मद अली जो थे वो तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु में है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, वहाँ पर चले जाते हैं। ठीक है, अब मोहम्मद अली भाग गए हैं कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम। फिर मोहम्मद अली, जब नासिर जंग और मोहम्मद अली दोनों ना फिर ब्रिटिश कंपनी को बुलाती हैं साथ में कि भाई ऐसे ऐसे इनसे हमें इन्हें मतलब वो बनाना है नवाब, मोहम्मद अली को, और इसके लिए जो है मतलब इनका जो युद्ध है उसमें हमें साथ चाहिए आपका। तो अब आते हैं, देखो ब्रिटिश कंपनी आती है। अब ब्रिटिश कंपनी, नासिर जंग और मोहम्मद अली, ठीक है, चंदा साहब, फ्रेंच और मुजफ्फर जंग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ब्रिटिश कंपनी जानती थी कि पहले एक फ़ाइट वो लड़ चुकी है, और उन्हें पता है कि जो फ्रेंच है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, इन्हें आसानी से हराना मुश्किल होगा। तो वो क्या करते हैं, अपने एक्सपर्ट जो थे, उनके एक्सपर्ट जो कि बहुत एक्सपर्ट ही माने जाते हैं वो, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, उन्हें बुलाते हैं वो लोग। किसे बुलाते हैं, रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव आपको पता होगा 1757, ठीक है, 1757 प्लास प्लासी का युद्ध, उसमें भी रॉबर्ट क्लाइव ही थे। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब युद्ध के मामले में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट माने जाते थे। ठीक है, अब ये आते हैं ब्रिटिश कंपनी का साथ देते हैं, कौन, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब आते हैं रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं, इन तीनों अपनी सेना को इकट्ठा करते हैं। अब ब्रिटिश ये क्या करते हैं, वहाँ पे जो कर्नाटक की जो कैपिटल है, ठीक है, जहाँ पर अब कौन बैठा हुआ है, चंदा साहब, क्योंकि ये तो भाग के चले गए, मोहम्मद अली चले गए थे। ठीक है, वहाँ पर तिरुवनंतपुरम भाग गए। जिस उस समय पे तिरुवनंतपुरम नहीं बोलते थे, तिरुचिरापल्ली ऐसी कुछ बोलते थे। ठीक है, त्रिची बोल दे, त्रिचिली, वो त्रिची। ठीक है, त्रिची चले गए थे। अब देखो वहाँ पर अब कहाँ कौन बैठा हुआ है कर्नाटक में, नवाब की गद्दी पे चंदा साहब। ठीक है, तो अब ये क्या करते हैं, जाते हैं ब्रिटिश कंपनी के जो रॉबर्ट क्लाइव सारी ट्रॉप को इकट्ठा करते हैं, वो सीधा उसकी कैपिटल पे ही, जो उस समय पे कर्नाटक की कैपिटल थी आरकोट, वहाँ का जो किला था जिसके अंदर चंदा साहब हैं, उसकी पूरी घेराबंदी कर लेते हैं। अब घेराबंदी करने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पर चंदा साहब को मार देते हैं। ठीक है, अब चंदा साहब मर गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि चंदा साहब मर गए। अब चंदा साहब के मरने के बाद, ठीक है, अब कौन बनेगा नवाब, मोहम्मद अली नवाब बन गए। तो
नवाब कौन बन गए? मोहम्मद अली। और निज़ाम कौन बना था? निज़ाम बना था, कौन बना था? मुजफ्फ़र जंग। ठीक है, मुजफ्फ़र जंग तो वो बन गए निज़ाम, और मोहम्मद अली बन गए नवाब। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब दोनों में मतलब काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो गई है, तो इस मामले के लिए अब देखो यहाँ पर कौन आते हैं ब्रिटिश की तरफ से? रॉबर्ट क्लाइव। और फ्रेंच की तरफ से कौन है? डुप्लेक्स। डुप्लेक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, देखो 2-3 लड़ाई हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा इधर से अफरा तफरी हो गई है पूरा, मतलब एक तरीके से ये तो व्यापार करने आए थे, ये भी व्यापार करने आए थे, ब्रिटिश भी और फ्रेंच भी। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये लोग? युद्ध कर रहे हैं। तो इन और दोनों ही यूरोपियन कंट्री हैं, आपको भी पता है ये, मतलब इन्हें भारत से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें भी कोई भारत से लेना देना, पर क्या करना चाहते हैं? व्यापार। तो इसलिए ये दोनों अब समझौता ही कर ही लेते हैं। तो वहाँ पर ना ट्रीटी ऑफ पुंडुचेरी होती है। ठीक है, अब ट्रीटी ऑफ पुंडुचेरी होती है। ठीक है, अब ट्रीटी ऑफ पुंडुचेरी में देखो यहाँ पर ब्रिटिश की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव हैं और फ्रेंच की तरफ से डुप्लेक्स हैं, पर डुप्लेक्स ट्रीटी ऑफ पुंडुचेरी नहीं करते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि डुप्लेक्स ऑलरेडी कितनी फ़ाइट कर चुके हैं जब से आए हैं। ठीक है, इन्होंने कर्नाटक वार फर्स्ट कर ली, फिर बैटल ऑफ अम्बूर कर ली है। ठीक है, अब ये जो उसके बाद फिर एक और लड़ाई है, इन्होंने एक और कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से अब क्या करते हैं, डुप्लेक्स को ये वापस बुला लेते हैं फ्रेंच कंपनी कि भाई डुप्लेक्स आपको आपको वापस आ जाना चाहिए। अब ये डुप्लेक्स चले जाते हैं, अब वो भेजते हैं गोदेयू को। गोदेयू, GODEHEU, गोदेयू। ठीक है, अब वहाँ से फ्रेंच के जो गवर्नर जनरल आते हैं वो आते हैं गोदेयू। तो जो ट्रीटी ऑफ पुंडुचेरी है वो साइन करेंगे रॉबर्ट क्लाइव एंड गोदेयू। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो इसमें क्या होता है कि देखो पुंडुचेरी जो है, पुंडुचेरी वगैरह का जो रीज़न है वो फ्रेंच कंपनी को दे दिया जाता है। ठीक है, कि मतलब फ्रेंच कंपनी उस पर व्यापार करने के लिए उन्हें वो दे दिया जाता है पुंडुचेरी वगैरह का रीज़न, और उनका मतलब एक तरीके से ट्रीटी ऑफ पुंडुचेरी हो जाती है। उसमें और भी चीज़ें होती हैं बट उसके बारे में एक्सप्लेनेशन ज़्यादा मुझे अभी याद नहीं है। तो बट उसका ट्रीटी ऑफ पुंडुचेरी में ये होता है कि पुंडुचेरी का रीज़न फ्रेंच कंपनी को दे दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी वार ख़त्म हो गई है हमारी? कर्नाटक की सेकंड वार, जो कि हमारी कब ख़त्म हो रही है? बैटल ऑफ अम्बूर से स्टार्ट हुई थी 1749, नहीं, बैटल वो सॉरी ये हुई थी निज़ाम से। ठीक है, बैटल ऑफ मतलब निज़ाम की बैटल, निज़ाम के सक्सेशन वार से स्टार्ट हुई थी लगभग 1748 में, और ये कब ख़त्म हो रही है? अनवरुद्दीन खान वगैरह की जब डेथ हो गई है 1749, ये ठीक है तब हो रही है। और इनकी जो ट्रीटी ऑफ पुंडुचेरी होती है ये लगभग होती है 1754 में। ठीक है, लगभग ये 4-5 साल इनका इस तरीके से इनका वार चलती रहती है आपस में। ठीक है, पर जो मतलब तुरंत ही वार के तुरंत बाद तो कोई ट्रीटी हो नहीं जाती, तो इसलिए ट्रीटी होती है 1754 में। ठीक है, तो यानी कि निज़ाम की लड़ाई, निज़ाम के हैदराबाद के लिए लड़ाई हुई है 1748 में। जो बैटल ऑफ अम्बूर हुई है 1749 में हुई है। ठीक है, जिसमें अनवरुद्दीन खान मारे गए थे। ठीक है, और अब हुई है ये ट्रीटी ऑफ पुंडुचेरी हुई है 1754 में। ठीक है, अब फ्रेंच कंपनी ने डुप्लेक्स को बुला लिया है और गधेयू इनके तरफ से यहाँ पर वो हैं। ठीक है, मतलब इनकी तरफ से वो है गवर्नर जनरल। अब देखो थर्ड कर्नाटक वार होती है। थर्ड कर्नाटक वार होती है 1757। ठीक है, 1757 से और 1763 तक। ठीक है, ये फर्स्ट वो थर्ड कर्नाटक वार है। अब थर्ड कर्नाटक वार में पहले तो डुप्लेक्स और वो थे। ठीक है, सेकंड में डुप्लेक्स और कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। अब थर्ड में आता है फ्रेंच कंपनी की तरफ से काउंट डे लिली, काउंट डे लिली, एंड ब्रिटिश की तरफ से है सर आयरेकुट। ठीक है, सर आयरेकुट, जनरल सर आयरेकुट। तो हम इस तरीके से याद करेंगे लेली और सर आयरेकुट। ठीक है, अब ये जो है ना मद्रास का जो रीज़न, मद्रास को कि पहले मद्रास किसके पास था?
मद्रास पहले ब्रिटिश के पास था, पर ब्रिटिश ने जब उनके शिप पे हमला करा था तो पुर्तगीज़ ने इस मद्रास को अपने पास ले लिया था। ठीक है, अब मद्रास को इन्होंने अपने पास ले लिया था, मद्रास को फिर इन्होंने लौटा दिया था। कौन से उसमें, जो ब्रिटिश और उनके बीच में हुई थी ना एक्सला चपेला वाली संधि, और उसमें इन्होंने मद्रास लौटा दिया था। ठीक है, बट क्या करते हैं काउंट डे लिली अगेन मद्रास को वापस लेने के लिए ये मद्रास का जो फोर्ट है उस पर कब्जा कर लेते हैं। कौन कर लेता है? काउंट डे लिली, फ्रेंच कंपनी के। ठीक है, और उसका रीज़न क्या चल रहा है कि मतलब क्यों, मतलब इस तरीके से क्यों वापस दोबारा से, क्योंकि जो इंग्लैंड में जो 7 वर्षीय जो मतलब वहाँ पर हो रही है ना, फ्रेंच और यूरोप में जो इनकी लड़ाई हो रही है, फ्रेंच और इंग्लैंड की लड़ाई हो रही है 7 वर्ष है, वो इनका मेन रीज़न, मतलब मेन वो था कि यूरोप में इनकी लड़ाई चल रही होती है 7 वर्षीय। ठीक है, और वहाँ से यही रीज़न होता है कि यहाँ पर काउंट डे लिली उनके फोर्ट पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि देखो आपको पता है कि प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, और इसमें क्या कहता है कि ठीक है, अब देखो इन्होंने, फ्रेंच ने, काउंट डे लिली ने किस पे हमला कर लिया? फोर्ट पे, सेंट जॉर्ज फोर्ट जो मद्रास का है, और इधर की तरफ सर आयरे कोट है। ठीक है, और इसका जो मतलब कब्ज़ा करने का कारण क्या था कि जो 7 वर्षीय युद्ध चल रहा है उनका, फ्रेंच और इंग्लैंड का यूरोप में, वो। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि जो प्लासी का युद्ध होता है, एक कारण ये भी था कि जो प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, उसमें क्या करती है ब्रिटिश कंपनी ना, पूरा जो मतलब बंगाल का रीजन है वो पूरा अधिकार लेती है। तो वहाँ पर जो एक ना चंदन नगर था जो कि फ्रेंच कंपनी के पास था, वो भी छीन लिया जाता है। कौन छीन लेती है? ब्रिटिश कंपनी। तो चंदन नगर छीन लिया है फ्रेंच कंपनी का, ये भी एक कारण था। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बैटल हो रही है कर्नाटक का, जो 3rd वार हो रहा है, उस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ वांडीवॉश। ठीक है, अब बैटल ऑफ वांडीवॉश हो रही है जो कि 1760 में हो रही है, यानी कि 1760 में। ठीक है, अब देखो कर्नाटक वार कब से स्टार्ट हुई है? 1757 से, और 1763 तक चल रही है। और बैटल ऑफ वांडीवॉश हो रही है 1760 में। ठीक है, अब उसका अंत क्या होगा जब बैटल होगी? तो बैटल का अंत ऑफकोर्स सी बात है ट्रीटी होगा। तो यहाँ पर जब बैटल हो जाती है तो इस ट्रीटी, इसके लिए एक ट्रीटी होती है, जो कि बैटल तो 1760 में हुई है, तो लगभग तुरंत ही तो होती नहीं है कोई भी ट्रीटी, लगभग 2-3 साल बाद। तो यहाँ पर 1763 में एक ट्रीटी होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो चंदन नगर और जो पुंडुचेरी है वो मतलब उसको दे दिया जाता है, किसको? ब्रिटिश कंपनी को। ठीक है, मतलब पौंडीचेरी की फैक्ट्री वगैरह जो ली थी इन्होंने, वो भी वापस कर दी जाती हैं। ठीक है, मतलब अब क्या होता है कि इनके अब बीच में कोई लड़ाई नहीं होगी। देखो पहले इन्होंने इन्होंने पौंडीचेरी वगैरह दिया था, कर्नाटक का जो दूसरा वाद मतलब हुआ था समझौता। ठीक है, बट फिर भी इनके साथ ऐसा हुआ। तो अब जो तीसरा होगा ना इनका ट्रीटी ऑफ पेरिस, उसके बाद इनका आपस में ज़्यादा मतलब कभी ज़्यादा बड़े युद्ध हुए नहीं हैं। ठीक है, तो अब ये ट्रीटी ऑफ पेरिस हो गया। ट्रीटी ऑफ पेरिस के अकॉर्डिंग चंदन नगर और पुंडुचेरी किसे दे दिया गया है? फ्रेंच कंपनी को। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पेरिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये होते हमारे कर्नाटक के तीनों वार थे। अब कर्नाटक के तीनों वार तो हमने थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफिंग तरीके से आपको बता दिया, बट अभी देखिए क्या आता है कि मैं ये चीज़ है जो मैंने आपको बताई है वो थोड़ा सा याद रहेंगी, और इसी के बारे में पूरा डिटेल में है ये। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा रीड कर देता हूँ, और इससे क्या होगा कि देखो पहले मैंने आपको बता दिया है थोड़ा पिक्चर, आपको इसका क्रोनोलॉजी क्या है वो चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी क्रोनोलॉजी के बारे में। ठीक है, कि क्या क्या कारण थे, किस तरीके से। ठीक है, अब देखिए क्या है कि भारत में यूरोपियन कंपनी का प्राचीनतम से ही विदेशों से व्यापार होता आया करते थे। व्यापार हेतु भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन हुआ। सर्वप्रथम पुर्तगाली जलमार्ग होते हुए भारत आए। उनके द्वारा डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी भारत आए। जल्द ही भारत के समुद्र के निकटतम समुद्री के इलाकों में समुद्री व्यापार पर यूरोपियों का अधिकार हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें डैनिश के बारे में नहीं लिखा है ना। हाँ, क्योंकि देखिए क्योंकि डैनिश का कोई इतना बड़ा रोल था नहीं। डैनिश आए थे और अपना आए थे और कंपनी वगैरह
अपने आप सेल करके भी चले गए थे, उनका कोई फ़ाइट नहीं हुई है, तो इसलिए शायद डेनिश के बारे में इन्होंने लिखा नहीं है। अब देखो पुर्तगीज़ आते हैं 17 मई 1498 में, ठीक है। कोच्चल मार्ग के सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को डी गामा जो होता है भारत आते हैं, और जो इससे पहले कौन गए थे 1492 में, कौन गए थे, कोलंबस, वो अमेरिका चले गए थे। कोलंबस ने अमेरिका के खोज करी थी एज पर बुक, ठीक है, 1492 में। और 1498 में कौन, वास्को डी गामा भारत आए, ठीक है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को दिया, मतलब समुद्री मार्ग, जैसे कि व्यापार तो पहले से होता था, मैंने बताया जैसे कि पहले उन्हें कम ही प्रॉफिट बच रहा था, बट यहाँ पर नया खोज क्या हुआ जल मार्ग का, वो पुर्तगालियों को दिया जाता है। तो वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत के पश्चिम तट पर स्थित कलिकट, कलिकट कहाँ पर, केरल में, वहाँ के तत्कालीन हिंदू शासक जोबरीन ने कलिकट पर वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वास्को डी गामा को व्यापार के करने की सुविधा जोबरीन ने ही प्रदान की थी। यूरोपियों को भारत में आने का मुख्य मकसद व्यापार करना था। वास्को डी गामा ने कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी। देखो ये क्या करते हैं, अटलांटिक ओशियन से होते हुए कैप ऑफ गुड होप यहाँ पर पड़ता है, वहाँ के रास्ते, पहले अटलांटिक ओशियन का रास्ता चूज़ करते हैं, फिर कैप ऑफ गुड होप के रास्ते होते हुए भारत का नया जलमार्ग का रास्ता ढूंढते हैं, ठीक है। अब देखो 1505 में क्या हो रहा है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नामक पुर्तगाली को भारत में पुर्तगाली क्षेत्र का अधिकृत गवर्नर बनाकर भेजा गया, ठीक है। किसको भेजा गया, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है, गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को हिंदू महासागर में व्यापार पर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित करना था, ठीक है। हिंद महासागर में क्या करना था, व्यापार में पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित करना था, पर वह इसमें असफल रहा, ठीक है। मतलब असफल नहीं रहा था, उसमें क्या होता है कि इनका मतलब एक नेवल थी पहले इनकी भी, अरेबियन सी पे भी नेवल फोर्स थी, गुजरात की भी नेवल फोर्स थी, इन तीनों की यहाँ पे फाइट हो जाती है, तीनों की त्रिपक्षीय युद्ध। और त्रिपक्षीय युद्ध में क्या होता है, अल्मीडा के जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे उनके सन मारे जाते हैं, ठीक है। तो 1509 में वापस पुर्तगाल चले गए, यानी कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा चले गए, क्योंकि वो कारण यही था कि उनके सन उनका एक्सपायर हो जाता है, तो वो चले जाते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब फ्रांसिस्को डे अल्मीडा के बाद 1509 में अल्फांसो डे अल्बुकरक को अगला गवर्नर बनाकर भारत भेजा। अल्फांसो डे अल्बुकरक को ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का असली संस्थापक माना जाता है। अल्फांसो डे अल्बुकरक ने पुर्तगालियों को भारत से शादी करने की सलाह दी थी, ठीक है, भारतीयों से शादी करने की सलाह दी थी, मतलब पुर्तगालियों को, ताकि वहाँ पे व्यापार वगैरह कर सकें, ताकि भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाई जा सके। अल्फांसो डे अल्बुकरक ने गोवा और फ्रांस की खाड़ी में स्थित होर्मुज द्वीप पर अपना आधिपत्य किया था, ठीक है, यानी कि गोवा और फ्रांस की खाड़ी में जो स्थित है ना होर्मुज द्वीप, उस पर अपना आधिपत्य कर लिया था। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा को बीजापुर से छीन लिया। बीजापुर जो होते हैं ना, गोलकुंडा बीजापुर, ठीक है, गोवा को बीजापुर से छीन लिया था। बीजापुर एक साम्राज्य था मराठों का ही, ठीक है। तो बीजापुर से किसको छीन लिया था, गोवा को, ठीक है। बीजापुर का तत्कालीन शासक यूसुफ आदिल शाह था, ठीक है, आदिल शाह यूसुफ, ठीक है। देखो क्या कारण था, मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये जो बीजापुर था ये मराठों के हाथ में था, फिर इसे यूसुफ आदिल शाह छीन लेता है। अब ये क्या करते हैं, पुर्तगीज़ इनसे छीन लेते हैं यूसुफ आदिल शाह से। तो 1510 में पुर्तगाली क्या करते हैं, गोवा जो है, बीजापुर जो है, गोवा को बीजापुर से छीन लेते हैं, ठीक है। बीजापुर एक पूरा रीजन है जो कि यूसुफ आदिल शाह के उसमें था, तो गोवा छीन लेते हैं उनसे। अब 1503 में अल्फांसो डे अल्बुकरक ने कोचीन में पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण करवाया। दुर्ग क्या होता था, एक किला होता था, किला टाइप का, ठीक है। कोचीन में एक किले का निर्माण करवाते हैं कौन, अल्फांसो डे अल्बुकरक। तो 1530 में गोवा भारत में पुर्तगालियों की राजधानी बनी थी। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट सन है। 1530 में गोवा को
पुर्तगालियों की राजधानी बनी थी। यहीं पर पुर्तगालियों का मुख्यालय स्थित था। ठीक है, कहाँ पर स्थित था? गोवा में। 1530 में इन्होंने राजधानी बनाया था। ठीक है, अब आता है 1560 में मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। मार्टिन अल्फांसो डिसूजा 1560 में गवर्नर बनाकर भेजा गया, जिसके साथ ईसाई संत फ्रांसिस्को जेवियर भी भारत आए। फ्रांसिस्को जेवियर ईसाई संत थे, फ्रांसिस्को जेवियर वो भी भारत आए, जिसने गोवा की स्थानीय जातियों और मछुआरों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, किसने प्रेरित किया? फ्रांसिस्को जेवियर ने। ठीक है, फ्रांसिस्को जेवियर ने वहाँ के जो, ठीक है, फ्रांसिस्को, ठीक है, फ्रांसिस्को जेवियर जो थे, जो कि ईसाई संत थे, उन्होंने गोवा के जो स्थानीय लोग थे और जातीय लोग थे, मतलब जो वहाँ के रहने वाले थे और मछुआरे, उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। पुर्तगालियों ने अपनी समृद्धि साम्राज्य को इस इस्तादो द इंडिया नाम दिया। ठीक है, अब जो इनका समुद्री साम्राज्य था, इस्तादो द इंडिया नाम दिया था। क्या नाम दिया था? इस्तादो द इंडिया नाम दिया था, जिसके तहत उनके अधिकार क्षेत्र से गुजरने वाले जहाज को सुरक्षा कर देना होता था, जिसे कार्टेज कहा जाता था। ठीक है, कार्टेज। ठीक है, जो कि एक बार इसी का कारण यही था कि अकबर को इन्होंने इस तरीके का, ठीक है, तो इन्होंने अपने समुद्री साम्राज्य को क्या दिया था? इस्तादो द इंडिया, इस्तादो द इंडिया। और कार्टेज सिस्टम इनका एक सुरक्षा वो था, जहाज़ों को सुरक्षा कर देना पड़ता था। यह एक परमिट की भांति हुआ करता था। मुगल साम्राज्यों के महान शासक अकबर को भी सुरक्षा कर देना पड़ता था। ठीक है, अब भारत में लाल मिर्च, काली मिर्च, तंबाकू की खेती पुर्तगालियों की ही देन थी। लाल मिर्च, काली मिर्च और तंबाकू की खेती किसने की देन थी? पुर्तगालियों की। भारत में जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस तत्कालीन लाने का श्रेय भी पुर्तगालियों को दिया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि भारत में जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस का श्रेय किसे दिया जाता है निर्माण? तो ये पुर्तगालियों को दिया जाता है। ठीक है, और 1556 में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की कब स्थापना गई है? 1556 में। ठीक है, 1556 में करी गई है। और ये कहाँ पे हो रही है? अच्छा, ये इसके बारे में नहीं दे रखा कि प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर करी गई? पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। अब बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री हुगली में थी। ठीक है, हुगली में पहली फैक्ट्री थी बंगाल में। ठीक है, पुंडुचेरी पर कब्जा करने वाले यूरोपीय पुर्तगाली ही थे। पुंडुचेरी पे भी कब्जा करा था, जिन्होंने 1793 में पुंडुचेरी पे अपना आधिपत्य किया था। अब पुंडुचेरी पे कब करते हैं ये? 1793 में। ठीक है, 17वीं शताब्दी तक पुर्तगालियों की शक्ति भारत में डचों के आगमन और धार्मिक अशुरता और पुर्तगाली शाही सरकार के हस्तक्षेप के कारण क्षीण होने लगी। ठीक है, मतलब कि वो अपना, जैसे कि बताया था मैंने कि जो आए थे वो फ्रांसिस्को जेवियर, वो अपने धर्म वगैरह से और डचों के आगमन से, मतलब कई कारण थे, तो उनकी मतलब थोड़ा कम होने लगी शक्ति और भारत में पुर्तगालियों का एक अधिकार समाप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये आपका पुर्तगीज़ का हो गया इनका। ठीक है, और ये पुर्तगीज़ का आपका ठीक है, मेन पॉइंट जो है बिल्कुल हाईलाइटेड है। ये आपका काली मिर्च, तम्बाकू और प्रेस, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग मशीन। ठीक है, एंड पुंडुचेरी 1793 में अपना आधिपत्य, और एक और था इनका, गोवा को इन्होंने राजधानी बनाया था 1530 में। ठीक है, ये भी बहुत आता है क्वेश्चन। और ये बीजापुर, गोवा को बीजापुर से छीना था। ये आता है कि किससे छीना था, और उस समय पे बीजापुर पे आदिल शाह का, क्योंकि पहले तो इनके बीजापुर पे मराठों का था, फिर बाद में आदिल शाह का हो गया था। ठीक है, अब आते हैं हॉलैंड। ठीक है, जिसे हम आज के समय पे नीदरलैंड के नाम से जानते हैं, और ये डच लोग थे। ठीक है, अब देखिए, डच लोग जो कि हॉलैंड के निवासी थे, 1596 यानी कि 1596 में भारत आए। डचों ने 1602 में
ठीक है, यानी कि 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी, ठीक है। 1602 में करी है, ठीक है। और 1600 में किसने करी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। पर यहाँ पे 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। डच द्वारा ही भारत में व्यापार सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी शुरू की गई, ठीक है। अच्छा, डच द्वारा भारत में व्यापार हेतु सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी, ठीक है, संयुक्त पूंजी कंपनी शुरू की गई, ठीक है। संयुक्त पूंजी कंपनी मतलब कि ऐसा होता है ना कि देखो, संयुक्त पूंजी कंपनी मतलब कि पूरी उनकी ही कैपिटल थी, मतलब जो कम, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं संयुक्त पूंजी कंपनी क्या होती है। देखो, जैसे कि एक कंपनी है, ठीक है, और उस पर 3-4 पार्टनर हैं, जैसे कि संयुक्त पूंजी मतलब कि एक साथ पैसा पैसा मिलाकर उस कंपनी को स्टार्ट करना, जैसे 4-5, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं पार्टनरशिप वाली कंपनी इन्होंने स्टार्ट करी थी, ठीक है, डचों ने, ठीक है, शुरुआत की गई। और बंगाल के चीनासार में डचों ने एक कारखाना भी स्थापित किया, जो चीना सूरा है ना, चिनसुरा, उसके में एक इन्होंने कारखाना भी स्थापित किया था। डच लोगों का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया में एशिया के टापुओं पर व्यापार करना था, ठीक है। व्यापार करना तो सभी का था, पर उनका उद्देश्य जो था दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है, के टापुओं पर व्यापार करना तथा भारत उनके व्यापारिक मार्ग में पड़ने वाली बस एक कड़ी थी, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, डच लोगों का ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट वगैरह इतना मतलब कि केवल एक कड़ी थी, और बाकी उनका जो था सभी एशिया के टापुओं पर व्यापार करना था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर कोची में फोर्ट विलियम्स का निर्माण करा था, ठीक है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर कोची में फोर्ट विलियम्स का निर्माण करा था, ठीक है। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फोर्ट विलियम्स का निर्माण किसने करा था, और ठीक है, इसने करा था, ठीक है। और डचों ने गुजरात, कोरोमंडल, बंगाल, उड़ीसा आदि में व्यापारिक कोठियाँ खोली, ठीक है। गुजरात, कोरोमंडल, बंगाल, उड़ीसा आदि में व्यापार की कोठियाँ खोली। डचों ने पहली कोठी मछलीपट्टनम, ठीक है, मछलीपट्टनम जो कि अभी के समय पे आंध्र प्रदेश में स्थापित किया था। दूसरी पुलिकट भी आंध्र प्रदेश में ही है, ठीक है, पुलिकट लेक के बारे में जैसे आपने सुना होगा, ठीक है। और 17वीं शताब्दी में डच व्यापारिक शक्ति चरम पर थी। डच लोग भारत में सूती वस्त्र, ठीक है, अफीम, रेशम तथा मसालों आदि का महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्यात करते थे, ठीक है। और 1759 में अंग्रेज़ों और डचों के मध्य बैदरा का युद्ध हुआ, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि बैदरा का युद्ध हुआ था, ठीक है। बैदरा का जो युद्ध हुआ था इनके बीच में 1759 में, ठीक है, उसमें ब्रिटिश लोग जीत गए थे, जिसमें ब्रिटिश बुरी तरह हारे और भारत में उनके पैर ही उखड़ गए। यही कारण था कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेज ब्रिटिश के सामने डचों की शक्ति क्षीण पड़ गई, ठीक है। मतलब जब भी युद्ध हो रहा था और कोई जीत रही थी, मतलब ये लोग तब जा नहीं रहे थे, मतलब व्यापार कर रहे थे, बस उनसे 2 कदम पीछे होकर ही व्यापार कर रहे थे ब्रिटिश कंपनी से, ठीक है। तो ब्रिटिश से क्या कौन सा युद्ध होता है? बैदरा का, ठीक है। और जैसे कि बैटल ऑफ स्वाली के बारे में पहले पुर्तगीज़ के बारे में बताया नहीं, बैटल ऑफ स्वाली होती है पुर्तगीज़ के साथ 1612 में, यानी कि 1612 में, ठीक है। तो अब आती है, देखो इनके साथ हो गया इनका बैटल 1759 का बैटल ऑफ बैदरा डच के साथ। अब आते हैं देखो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि हमारा मेन इम्पोर्टेंट कंपनी बन जाती है। भारत में व्यापार हेतु सभी का यूरोपीय कंपनियों में अंग्रेजी सबसे शक्तिशाली थे, और 1599 में जॉन मिल्डन हॉल नामक पहला अंग्रेज भारत आया। जॉन मिल्डन हॉल नाम का पहला अंग्रेज भारत आया, ठीक है। आया 31 दिसंबर 1600 में। इंग्लैंड की तत्कालीन महारानी एलिज़ाबेथ प्रथम थी, ठीक है। सॉरी, मैंने आपको विक्टोरिया, हाँ, एलिज़ाबेथ प्रथम थी, एलिज़ाबेथ याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि एलिज़ाबेथ द्वारा ब्रिटिश कंपनी को प्रथम में 15 वर्ष तक के व्यापार के अधिकार पत्र प्रदान किया गया, ठीक है। जैसे कि वहाँ से परमिशन ली गई थी, एलिज़ाबेथ ने बोला था कि 15 साल तक के लिए व्यापार करिए, ठीक है। और स्थल मार्ग से लिविंगस्टन कंपनी को, समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी को
अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। ठीक है, यानी कि स्थल मार्ग से लिविंगस्टन कंपनी को तथा समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। ठीक है, अधिकार पत्र की बात आती है अगर पूछा जाएगा स्थल मार्ग यानी कि ज़मीनी रास्ते से तो लिविंगस्टन कंपनी को, और समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी को। इस कंपनी से 1608 में कैप्टन हॉकिंस तत्कालीन मुगल शासक जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड का राजदूत बनकर आया। ठीक है, कौन आया? कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखिएगा, देखिए अगर क्वेश्चन आता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आई, यानी कि ब्रिटिश कंपनी जब हमारे भारत में आई, तो हमारे भारत में किस मुग़ल साम्राज्य का मतलब राज था? ठीक है, किस मुग़ल का? तो आता है अकबर। ठीक है, क्योंकि आई है कब? 1600 में। ठीक है, ये 1599 में यानी कि 1600 में। बट अगर ये पूछा जाता है कि कैप्टन हॉक मतलब कि पहली बार परमिशन लेने के लिए किससे, तो परमिशन दे रहे हैं जहांगीर, क्योंकि 1605 में अकबर का शासनकाल ख़त्म हो रहा था। ठीक है, और कैप्टन हॉकिंस तत्कालीन मुगल शासक जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड के राजदूत बनकर आए, और भारत में अपने व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से हॉकिंस ने सूरत में बसने की गुजारिश मतलब हॉकिंस ने सूरत में बसने की गुजारिश की, और जहांगीर को उपहार स्वरूप दस्ताने और इंग्लैंड में प्रयोग की जाने वाली बग्गी, यानी कि क्या क्या दिया था? दस्ताने और बग्गी जो होती है ना, वो मतलब बग्गी घोड़ों वगैरह पे बांध के। ठीक है, जिसमें प्रसन्न होकर जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी। ठीक है, अब ये आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंग्लिश खां की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने। और किसको दी है? कैप्टन हॉकिंस को। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा अन्य स्थानीय व्यापारियों के विरोध के कारण जहांगीर चाहकर भी अंग्रेज़ों को सूरत में बसने की आज्ञा ना दे सका, यानी कि उसने आज्ञा नहीं दी। ठीक है, क्योंकि पहले से पुर्तगाल वहाँ पे व्यापार कर रहे थे, और उन्हें पता था, क्योंकि पुर्तगाल के ही मतलब कुछ उनके मतलब फादर वगैरह थे जिन्होंने मतलब जहांगीर को बचपन में शिक्षा वगैरह भी दी थी, और इसी कारण से जहांगीर ने क्या करा था? लाहौर में एक चर्च भी बनवाया था। ठीक है, तो अब जहांगीर ने परमिशन नहीं दी। ठीक है, ना दे सका। फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने बलपूर्वक, यानी कि बलपूर्वक, क्योंकि उन्हें पता था कि जहांगीर क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि जहांगीर ने अभी तक यही, जहांगीर के मन में यही है कि हाँ पुर्तगीज़ जो है वो पावरफुल हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि 1611 में कैप्टन मिडल्टन वो मिडल्टन, ठीक है, कैप्टन मिडल्टन, ठीक है, द्वारा स्वाली, ठीक है, देखो स्वाली का युद्ध होता है 11 में, वो एक्चुअली 12 में ही हुआ था, 1612 या 1611 में कैप्टन मिडल्टन द्वारा स्वाली, यानी कि स्वाली नामक जगह पर, ठीक है, पुर्तगालियों के जहाज बेड़े को हरा कर भगा दिया, जिसके परिणामस्वरूप 1613 में जहांगीर ने फरमान जारी कर अंग्रेज़ों को सूरत में स्थायी व्यापारिक कोठी बनाने की आज्ञा दे दी। ठीक है, यानी कि 1612 या 11 जो भी आपके उस माता ऑप्शन में, दोनों ही वैसे कई कई किताबों में 12 भी दे रखा है। ठीक है, तो 1612 में कैप्टन मिडल्टन द्वारा स्वाली किसके बीच हुई है? पुर्तगीज़ और ब्रिटिश कंपनियों के बीच में। ठीक है, बैटल ऑफ स्वाली। ठीक है, अब बैटल ऑफ स्वाली हुई है तो उसमें पुर्तगालीस को इन्होंने हरा दिया, और अब इन्होंने 1613 में जहांगीर ने फरमान जारी कर दिया कि हाँ अंग्रेज़ों को स्थायी सूरत में स्थायी कोठी बनाने की आज्ञा दे दी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1613 में पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया गया। अंग्रेज़ों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी 1611 में मुस्लिमपट्टनम में खोली गई थी। ठीक है, यानी कि पहले उनके पास परमिशन नहीं थी, बट उन्होंने 1611 में मुस्लिमपट्टनम में एक कंपनी खोल दी थी। ठीक है, फैक्ट्री। ठीक है, अब आता है 23 जून 1757। ठीक है, 1757। देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो 1612 में या 1611 में इनके साथ युद्ध हो गया स्वाली का, और इसके साथ ही पुर्तगीज़ के साथ एक होती है ट्रीटी ऑफ मैड्रिड 1630 में। ठीक है, और दूसरी चीज़ 23 जून 1661 में, 23 जून 1661 में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैरिज भी हो जाती है चार्ल्स सेकंड और कैथरीन ऑफ ब्रगंजा की। ठीक है, और उसमें क्या क्या बॉम्बे मिल जाता है ब्रिटेन को दहेज में, और 5 लाख यूरोप में मिल जाते हैं। ठीक है, यूरो, और कुछ कॉलोनी थी पुर्तगीज़ की जहाँ पर उन्हें परमिशन मिल जाती है फ्री ट्रेड करने की। ठीक है, ये आपको
चीज़ याद रखनी है कि 1661 में 23 जून 1661 में इनकी मैरिज हुई है, और 1630 में क्या हुआ है, ट्रीटी ऑफ मैड्रिड पुर्तगीज़ और ब्रिटिश के बीच में, और 1612 में स्वाली का युद्ध। ठीक है, अब आते हैं देखो प्लासी का युद्ध, जिसे ऐसा माना जाता है कि प्लासी का युद्ध एक ऐसा था जिसके बाद अंग्रेज़ों के मतलब पूरे पैर भारत पे जम गए थे। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ। प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट कंपनी तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। ठीक है, एक्चुअली ये आगे मतलब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में बताना पड़ेगा, बट अभी जो किताब में लिखा है केवल वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली जो खुद में बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध, ये खुद में एक बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, और उसे बताने के लिए देखियो काफ़ी पूरा एक सेशन चाहिए होगा, तो मैं अभी आपको जो किताब में केवल वही बता दे रहा हूँ। ठीक है, बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब। ठीक है, जिसमें अंग्रेज़ों सेना का नेतृत्व किसने करा था, रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव वही हैं जिन्होंने किस पे पार्टिसिपेट करा है, कर्नाटक वार सेकंड में भी। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था। और बाद में 22 अक्टूबर, देखो ये हो रहा है 23 जून 1757 में, कौन सा, प्लासी का युद्ध 1757 में, यानी कि 1757 में। ठीक है, और 22 अक्टूबर 1764 यानी कि 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, और प्लासी का युद्ध किसके साथ होता है, बंगाल के जो नवाब हैं सिराजुद्दौला के साथ, और प्लासी का युद्ध हो रहा है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत के बाद भारत में कोई भी ऐसी राजनीतिक शक्ति या तथा शासक शेष नहीं बचा जो अंग्रेज़ों को हरा सके। बक्सर का युद्ध बक्सर नगर के पास ब्रिटिश ईस्ट कंपनी और मुग़ल नवाब कौन कौन थे, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला, और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ठीक है, कौन कौन थे, बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, बंगाल के नवाब मीर कासिम थे, अवध के नवाब थे सिराजुद्दौला। ठीक है, अवध के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, और मुग़ल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ये तीनों थे, और उधर ईस्ट इंडिया कंपनी, ये होता है बक्सर के युद्ध में। ठीक है, और प्लासी के युद्ध में केवल सिराजुद्दौला थे, बंगाल के नवाब। ठीक है, अब मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय हार जाते हैं इस लड़ाई में, बक्सर की लड़ाई में। ठीक है, अब इस युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने करा था, हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बक्सर का युद्ध तो बहुत ही ज़्यादा आता है, तो उसमें कौन उसका कर रहा है, हेक्टर मुनरो। और वहाँ पर किसने करा था प्लासी के युद्ध में, रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, अब आता है देखो, अंग्रेज़ों ने अन्य महत्वपूर्ण युद्ध और संधियाँ की, जिसके फलस्वरूप 1947 में अंग्रेज़ों से भारत की स्वतंत्रता तक अंग्रेज़ों का भारत पर छत्र राज रहा। ठीक है, मतलब कि पूरी तरह यूरोपीय कंपनियों में अंग्रेज ने भारत पर सर्वाधिक शासन और लगभग 200 वर्ष तक भारत पर राज किया। ठीक है, देखिए अब देखिए अंग्रेज़ों द्वारा क्रमशः सूरत, मद्रास जो कि मतलब वर्तमान में चेन्नई है, मुंबई तथा कलकत्ता, ठीक है, में अपना व्यापार केंद्रित स्थापित किए गए थे। अंग्रेज़ों का उद्देश्य भारत में गन्ना, अफीम, चाय, कहवा, पटसन आदि की खेती पर उनको सस्ते दामों पर खरीदकर इंग्लैंड भेजना था। ठीक है, सस्ते दामों पर खरीदकर इंग्लैंड भेजना था। देखिए आपको पता है एक इसके ऊपर एक थ्योरी भी लिखी है उन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने, वो ड्रेन थ्योरी। ठीक है, ड्रेन थ्योरी यही थी कि हमारे यहाँ के जो संसाधनों को ख़त्म करके, मतलब संसाधन इन द सेंस कि देखो खेती की भी एक सीमा होती है कि मतलब कोई भी फसल है, कोई भी खेत है, तो वो शुरुआत अगर वो उसकी पहले से शुरुआत में खेती करी जाती है तो वो बहुत अच्छी उपज देता है, बट धीरे धीरे उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम होती चली जाती है। तो वही चीज़ है कि वो ऐसी ऐसी खेती करते थे जिस पर प्रॉफिट ज़्यादा होता था और खेत की जो फर्टिलिटी है वो कम होती जाती है। इसे ड्रेनेज मतलब ड्रेन व्यवस्था कहते हैं। उसमें क्या होता है कि यहाँ के संसाधनों को बहुत ही सस्ते उसमें खरीद कर वहाँ पर अपने मुनाफे में बेचना। ठीक है, और इसलिए अंग्रेज़ों ने जो रेलवे लाइन वगैरह बिछाई थी वो केवल इसलिए ही बिछाई थी, जैसा कि मानते हैं कि यहाँ से मतलब व्यापार के लिए अपने। ठीक है, जिस कारण अंग्रेज़ों ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेल लाइन बिछाई तथा सड़कों का निर्माण भी करवाया। साथ ही अंग्रेज़ों का उद्देश्य ब्रिटेन में भारत में
आयाती किए गए महंगे कपड़ों को भारत में बेचना भी था। ठीक है, अब जैसे वहाँ पर महंगे कपड़े जो थे और यहाँ पर भी जो राजा महाराजा थे उन्हें बेचा करते थे ऊंचे दामों पे। ठीक है, ये आता है ब्रिटिश के लोगों के बारे में बता दिया। अब देखिए फ्रांसिस कंपनी, जो कि इनके साथ कर्नाटक वार होता है 3। ठीक है, अब देखो 1664 में, ठीक है, लुइस 14 के शासनकाल में कॉलवर्ट द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ठीक है, 1668 में फ्रांसीसी कैरो द्वारा औरंगजेब से आज्ञा प्राप्त कर, ठीक है, औरंगजेब से कौन आज्ञा ले रहे हैं? फ्रांसिसो कैरो, ठीक है, फ्रांसिस कैरो, ठीक है, द्वारा अंग्रेज औरंगजेब से आज्ञा प्राप्त कर सूरत में फ्रांसिसो ने पहली फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, 68 में। ठीक है, 1669 में फ्रांसिस्को ने गोलकुंडा के सुल्तान की स्वीकृति प्राप्त कर मछलीपट्टनम में अपनी दूसरी, ठीक है, और गोलकुंडा में इनके मतलब स्वीकृति ली और मछलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई। ठीक है, अब देखो फ्रांसिसो मार्टिन ने 1673 में बालिकोंडापुरम के सूबेदार से एक छोटा गांव प्राप्त कर पुंडुचेरी की नींव रखी। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1673 में बलिकोंडापुरम के जो सूबेदार थे उनसे एक छोटा सा गांव लिया था और जिस पर उन्होंने पुंडुचेरी की नींव रखी। ठीक है, अब 1774 में, यानी कि 1774 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां ने चंद्रनगर में कोठी बनाने की आज्ञा प्रदान की। ठीक है, अब ये वही चंदन नगर है जब आपका मैं बता दूँ प्लासी का युद्ध होता है ना, तो प्लासी के युद्ध में ये चंदन नगर के पीछे ही लड़ाई होती है कर्नाटक तीसरी बार। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि ये वापस ले लेते हैं मतलब ब्रिटिश लोग इनसे। ठीक है, तो ये शाइस्ता खान ने चंदन नगर में एक कोठी बनाने की आज्ञा प्रदान की थी। ठीक है, 1742 में फ्रांसिस्को गवर्नर डुप्ले, देखिए डुप्ले हैं जो कि बहुत ही युद्ध लड़ते हैं इनमें आकर। ठीक है, फ्रांसिस्को गवर्नर डुप्ले द्वारा फ्रांसीसी शक्ति बढ़ाने और भारतीय राज्यों पर कब्जा करने के कारण फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों में संघर्ष प्रारंभ हो गया। ठीक है, अब देखो फ्रांस की शक्ति बढ़ाने के लिए डुप्ले को भेजा गया था और भारतीय राज्यों पर कब्जा करने के कारण फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों में संघर्ष प्रारंभ हो गया। ठीक है, और ये तो कारण था ही, और एक तीसरा कारण ये भी था कि इनकी आपस में यूरोप में भी लड़ाई होती रहती थी। ठीक है, तो ये भी कारण था। ठीक है, और मतलब जो ऑस्ट्रेलिया था ना वहाँ का, यूरोप का, उसमें भी मतलब जो भी इनका विवाद था और इस चीज़ को लेकर। ठीक है, अब देखो फलस्वरूप इन दोनों के मध्य 3 युद्ध हुए जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सभी यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन व्यापार हेतु हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उनकी लालच इतना बढ़ गया कि उन्होंने साम दम दंड भेद जैसे तरीके अपनाकर अपने व्यापार की जड़ मजबूत करने की कोशिश करी और इन सब में अंग्रेज़ों की नीतियाँ और कार्यकुशलता के कारण उन्होंने भारत में सर्वाधिक वर्ष तक राज किया। ठीक है, तो ये था, देखिए ये तो आपकी बुक की स्टोरी थी और बाकी मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया है जो कि ठीक है। और जो मैंने आपको डिटेल में बताया है उसके देखिए थोड़ा सा आप उसे चीज़ों को पहले अच्छे तरीके से 2-3 बार सुनेंगे, आपको ये चीज़ें कहानी की तरह ही याद होंगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बुक से चीज़ें याद करना, जैसे कुछ पॉइंट हैं कि प्रिंटिंग प्रेस वगैरह ये सब चीज़ें देखो थोड़ा बहुत रह गया था, बट मैंने जो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल में बताई हैं, ठीक है, वो चीज़ें ही एग्ज़ाम में आती हैं। और वो चीज़ें देखिए ऐसा आता है कि प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ, कौन से वर्ष में हुआ, प्लासी के युद्ध को ख़त्म करने के लिए कौन सी ट्रीटी कही गई थी, ट्रीटी ऑफ मैड्रिड, और इनकी मतलब शादी जो हुई थी किस किस की हुई थी, चार्ल्स सेकंड और कैथरीन ब्रुगेंजा की। ठीक है, और कौन सी ऐसी यूरोपियन कंपनी थी जिसकी मतलब कभी ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई नहीं हुई या फिर अपना व्यापार सारा बेच के वो डैनिश थी 1854 में सारा सीट बेच के चली जाती है और डैनिश आती है 1616 में। ठीक है, अब डच थी, डच के साथ कौन सा युद्ध होता है, डच कंपनी के साथ बैटल ऑफ बैतरा होता है 1759 में। ठीक है, और यही सब चीज़ें थी। ठीक है, और जो पहले व्यक्ति थे वो कौन थे जो डच के आते हैं, वो कॉर्निस डे हाउटमैन थे।
तो यही सब चीज़ें हैं कि देखो थोड़ा बहुत इनमें मतलब इन चीज़ों को वो करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने कर्नाटक वार के बारे में बहुत डिटेल से बताया चीज़ें, और इसमें इतना डिटेल से नहीं है। कर्नाटक वार में क्या क्या कौन कौन से, देखिए पहले नवाब के निज़ाम मतलब हैदराबाद के निज़ाम के लिए लड़ाई होती है। फिर वहाँ पर जब इनकी लड़ाई होती है तो अंबुर में जो होते हैं वो मारे जाते हैं। कौन, इनके जो नवाब होते हैं, क्या कहते हैं, जो अनवरुद्दीन खान होते हैं ना कर्नाटक के नवाब, वो मारे जाते हैं। पहले निज़ाम की लड़ाई हुई, फिर अनवरुद्दीन खान मारे गए बैटल ऑफ अंबुर में। फिर वहाँ पर नवाब के लिए लड़ाई हो गई, लड़ाई में, ठीक है। और ये सब चीज़ें थी, ठीक है। कर्नाटक वार का कारण केवल सेकंड वाला इंडिया का था, बाकी थर्ड वाला मैंने आपको बताया कि वो जो चंदनपुर है, जो इसे बताया इन्होंने दिया था, ठीक है। सबसे लास्ट में जो इन्होंने बताया कि एक उन्होंने दिया है, ठीक है, शाइस्ता खान ने, ठीक है। और चंदन नगर को जो प्लासी का युद्ध होता है उसके बाद ब्रिटिश लोग छीन लेते हैं। और बाकी और भी छोटे मोटे कारण होते हैं, जैसे कि इनका मतलब कि वहाँ पर था कि पुंडुचेरी वगैरह, ठीक है, का जो रीज़न था उस पर भी वो थोड़ा बहुत मतलब कम कर देते हैं, मतलब रोक लगाने लगते हैं उनके व्यापार में, ठीक है। और सबसे कारण तो ये था कि फिर उसके बदले में क्या करते हैं कर्नाटक और थर्ड में, कि जो काउंट डे लिली होते हैं ना फ्रेंच के, वो मद्रास का जो ये वाला फोर्ट है, ठीक है, मद्रास जो फोर्ट है सेंट जॉर्ज पर कब्जा कर लेते हैं मद्रास का, ठीक है। मद्रास रीजन भी इनका बहुत बड़ा लड़ाई का। और जो कर्नाटक वार थर्ड होती है उसकी जो टेरिटरी होती है, उस बैटल को तो बैटल ऑफ वेंडी वेस्ट बोलते हैं कर्नाटक थर्ड को, ठीक है। कर्नाटक की जो थर्ड वार है 1760 में होती है वो, और उसे बैटल ऑफ वेंडी वेस्ट बोलते हैं। और उसकी जो उसके लिए जो ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है 1763 में, यानी कि 1763 में, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया कि हमारे इंडिया में जो आए हैं, मतलब कि इनका क्रोनोलॉजी क्या है, क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि यूरोपियन कंपनी हमारे भारत में आती है उस चीज़ के लेकर, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो उस पर रहेगा मराठों को लेकर, क्योंकि मराठों को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है।